बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान एंड अ वेरी हैप्पी गुड मॉर्निंग। और नाज़रीन, जुम्मतुल मुबारक, रोशन सुबह के साथ सुनो पाकिस्तान में मैं हूं आपकी मेज़बान माहम जाहिद और मेरे साथ मौजूद हैं उज़ैर मलिक। और जनाब सुबह बखैर और आपको भी खुश आमदीद कहते हैं सुनो पाकिस्तान में। उम्मीद करते हैं कि आज जुम्मे का बाबरकत दिन आपके लिए बहुत ही बेहतरीन साबित हो। तो जनाब, आज के प्रोग्राम के हवाले से अगर बात कर लें तो आज के प्रोग्राम में हम सबसे पहले बात करेंगे वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के दौरे सिंध के हवाले से। क्या वो स्ट्रीट मूवमेंट का मोमेंटम बना सकेंगे या नहीं, ये बड़ा अहम सवाल। ये बहुत अहम सवाल है और भी प्रोग्राम में बहुत सारी डिस्कशंस होंगी। खामोश कातिल, नोमोफोबिया, ये क्या होता है इसके बारे में बताएंगे और पाकिस्तान के इकोसिस्टम को क्या बड़ा ख़तरा है और विरासत से जुड़े अहम शरई मसाइल भी आपके सामने रखेंगे। और गुर्दों की जितनी भी हम देखते हैं कि ग़िज़ाएँ क्या हैं खाने के लिए, गुर्दों के मरीज़ जो होते हैं वो क्या खा सकते हैं, कौन सी चीज़ों से परहेज़ कर सकते हैं, ये सब भी आपको बताएंगे। तो आपने हमारे साथ जुड़े रहना है प्रोग्राम में 2 घंटे, कहीं नहीं जाना है। और अगर कोई सेगमेंट गलती से मिस हो जाता है तो आप सोशल मीडिया पर जाकर दोबारा से उसको एंजॉय भी कर सकते हैं। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ कर लेते हैं। और नाज़रीन, पंजाब के बाद हम देख रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला सुहेल आफरीदी आज सिंध की ज़मीन पर कदम रख रहे हैं। ये दौरा महज रस्मी नहीं, तहरीक इंसाफ स्ट्रीट मूवमेंट की नाम पर सिंध में भी एक बड़ी सियासी लहर जो है वो पैदा करने की कोशिश की जा रही है। मज़ार कायद पर हाज़िरी से लेकर कराची तक, हैदराबाद रैली तक अगले 72 घंटे सिंध की सियासत के लिए इंतहाई अहम है। और क्या सुहेल आफरीदी सिंध के स्टेक होल्डर्स को अपने साथ मिला पाएंगे, ये सवाल उठ रहे हैं। पाकिस्तान की सियासत में आज एक नई सफबंदी होने जा रही है। सुहेल आफरीदी और मुराद अली शाह की मुतवक्के मुलाकात पर सबकी नजरें हैं। प्रेस क्लब, बार एसोसिएशन और यूथ विंग से उनका खिताब क्या नया रुख इख्तियार करेगा। और सबसे अहम सवाल, शर्जील मेमन के खुश आमदेद के पीछे क्या कोई सियासी हिकमत अमली छुपी है या ये सियासी दौरे क्या रंग लेकर आएंगे, इस पर बहुत ज़्यादा डिबेट हो रही है। सीनियर तज्ज़ियाकार माजिद निज़ामी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। माजिद निज़ामी साहब, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि पंजाब के बाद अब सिंध के दौरे पर आपकी क्या सियासी रीडिंग है, सुहेल आफरीदी का मिशन क्या नजर आता है? जी बहुत शुक्रिया। ऐसे लग रहा है कि सुहेल आफरीदी के पास जो एक कानूनी और रियासती कवर मौजूद है वो उसका भरपूर फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि तहरीक इंसाफ पंजाब पर खसूसन और तहरीक इंसाफ कराची पर कहीं ना कहीं पार्टी स्ट्रक्चर के अंदर ये क्वेश्चन किया जाता है कि इनकी जानिब से जो तहरीक की बात है या अवामी एहतजाज की बात है उसके अंदर उतनी शिद्दत नहीं है। उसकी कई वजूहात हो सकती हैं, लेकिन सुहेल आफरीदी चूंकि इस वक्त चीफ मिनिस्टर है और चीफ मिनिस्टर का एक प्रोटोकॉल होता है, उसका एक पूरा सेटअप होता है, एक पूरी की पूरी सूबाई हुकूमत उसके पास होती है। तो उस बुनियाद पर उन्होंने एक सियासी कदम उठाते हुए एक सियासी हिकमत के तहत पंजाब का दौरा किया कि जिसमें उन्होंने इस चीज के बारे में जो तासुर मौजूद था उसे खत्म करने की कोशिश की कि पंजाब के अंदर इस वक्त को पॉलिटिकल सरगर्मी तहरीक इंसाफ नहीं कर सकती, क्योंकि वो चीफ मिनिस्टर हैं, उनके पास प्रोटोकॉल है, ऑफिसर्स हैं, पूरा ताम झाम मौजूद है। तो इसलिए दूसरी सूबाई हुकूमत को भी उनको परेशान करना या तंग करना खासा मुश्किल होता है। तो इसी वजह से उन्होंने पहले पंजाब का दौरा किया और अब सिंध का दौरा कर रहे हैं कि ताकि तहरीक इंसाफ के वो कारकुन या वो पार्टी रहनुमा जो अपोजिशन में हुकूमती जबर की वजह से या परेशानियों की वजह से वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे, तो उनको एक उम्मीद और एक हौसला दिया जाए। तो ये तो पार्टी स्ट्रक्चर के अंदर एक बेहतर कदम उठाने की उन्होंने कोशिश की है। उसकी वजह ये कि अली अमीन गंडापुर मौजूद तो थे, वो चीफ मिनिस्टर थे, लेकिन उन्होंने दूसरे सूबों के जो कारकुनान हैं या लीडरशिप है उनसे मुलाकातें भी की, लेकिन एक अवामी अंदाज के अंदर वो किसी दूसरे शहर में नहीं जाते थे। तो ये एक फर्क पैदा करने की कोशिश की जा रही है कि चूंकि अब वज़ीर आला का ओहदा उनके पास है तो उसका फायदा उठाते हुए, उसके प्रोटोकॉल का, उसकी हैसियत का फायदा उठाते हुए वो तमाम जगह जहां पर अपोजिशन के लिए काम करने की स्पेस मौजूद नहीं है तो उनको कवर किया जाए, ताकि जो कारकुन वहां मौजूद है उसको एक हिम्मत और हौसला मिले। तो ये तो एक पार्टी के अंदरूनी सूरत हाल हो गई। बैरूनी तौर पर दूसरी जमातों से या गवर्नमेंट से जो महाजराई की कैफियत है उसके अंदर में उन्हें इसका फायदा होगा कि वो दूसरे सूबे में दूसरे पार्टी की जो गवर्नमेंट है उसके अंदर जाकर अपनी बात कर सकेंगे। तीसरा पॉइंट इसमें यह है कि अगर ये समझा जाए कि इसकी बुनियाद पर
कोई बड़ी सियासी तहरीक होगी तो मैं नहीं समझता कि ऐसे हो सकता है। उसकी वजह ये है कि किसी भी मूवमेंट के लिए या किसी भी सियासी तहरीक के लिए बहुत ज्यादा उसके अज्जा होते हैं। ये उसका एक स्टेप तो हो सकता है, लेकिन इसकी बुनियाद पे ये दावा करना कि इन दौरों की वजह से दोनों सूबों के अंदर को बहुत बड़ी सियासी बेदारी होगी जी या जी वहां से कोई अवामी एहतजाज की एक लहर आएगी, मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि उसके अंदर और बहुत से अवामिल कार फरमा होते हैं। पार्टी Right. स्ट्रक्चर होता है, वहाँ के लोगों की राब्ते की सूरत हाल होती है, फिर इसी तरह वहाँ की सूबाई हुकूमतों का रवैया होता है। तो ये काफी चीजें मिल के इस चीज को मुमकिन बनाती हैं कि एक बड़ी जी, काफी चीजें एहतजाजी मिलकर तहरीक इस चीज कैसे को बन रही मुमकिन बनाती है। अच्छा माजिद साहब, बिल्कुल। पंजाब हुकूमत के बरक्स सिंध हुकूमत की तरफ से वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी के दौरे को वेलकम करना क्या किसी बड़ी अंडरस्टैंडिंग का नतीजा है? देखिए, इसमें एक चीज को जरूर जहन में रखना चाहिए कि पंजाब और सिंध, ये बात दुरुस्त है कि वो नेशनल गवर्नमेंट में एक साथ हैं, लेकिन दोनों सूबाई हुकूमतों की कहीं ना कहीं नोक झोंक, सियासी तनकीद, एक दूसरे के ऊपर फिक्रेबाजी चलती रहती है। हम ये जी। देखते हैं कि शर्जील मेमन सिंध की तरफ से, उस्मा बुखारी पंजाब की तरफ से कुछ ना कुछ एक दूसरे पे तनकीद के निश्तर बरसाते रहते हैं। तो इस पॉइंट को जहन में रखते हुए, चूंकि पंजाब के अंदर कुछ ऐसी चीजें हुई जिनको हम पॉलिटिकली अनप्लेजेंट कह सकते हैं या बदमजगी का लफ्ज उनके लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, तो सिंध हुकूमत की जानिब से शायद अभी कोशिश की जा रही है कि वो एक बेहतर सियासी हरीफ होने का सबक हासिल करते हुए एक ऐसा मौका दें कि जिसमें वो एक तो अपनी गुडविल जेस्चर जो है उसको इस्टेब्लिश कर सकें। दूसरा ये कि पंजाब गवर्नमेंट के सलूक के हवाले से भी वो क्वेश्चन खड़ा कर सकें कि हम भी सूबाई हुकूमत में हैं, हम भी एक पॉलिटिकल पार्टी है, लेकिन हमने इनको एक डिफरेंट तरीके से डील किया है। लेकिन अब देखना यह है कि अभी वहां पे क्योंकि 72 घंटे तकरीबन 4 से 5 दिन उनको वहां पे हो ही जाएंगे, तो उसके अंदर अब ये देखना है कि सूबाई हुकूमत की जानिब से कोई ऐसा इवेंट या ऐसी कोई ऐसा इशू तो नहीं होता है, लॉ एंड ऑर्डर का तो कोई मसला नहीं बनता कि जिसकी बुनियाद पर कोई ऐसी चीजें हों। तो अगर वो नहीं होती तो फिर सिंध हुकूमत ये तासुर देने में कामयाब होगी कि वो सियासी तौर पर आला ज़र्फ हैं, खुले दिल के मालिक हैं, और उन्होंने एक और सूबाई हुकूमत के नुमाइंदे को अपने सूबे के अंदर एक मुकम्मल आज़ादी दी। बिल्कुल, ये एक गुड जेस्चर तो है ही, हम देख रहे हैं पीपल्स पार्टी की जानिब से। साथ ही साथ पंजाब हुकूमत को भी इनडायरेक्टली जो है वो दिखाया जा रहा है, आईना दिखाया जा रहा है कि देखें जनाब हम कितने वेलकमिंग लोग हैं। अच्छा माजिद साहब, दूसरी तरफ सुहेल आफरीदी हम देखें कि सिंध की यूथ विंग को मुतहरिक करके सिंध की मकामी सियासी जमातों के लिए नया चैलेंज खड़ा करना चाह रहे हैं। क्या वो इस पोजीशन के अंदर हैं? क्योंकि कराची ने पहले मौका दिया था तहरीक इंसाफ को इमरान खान के होते हुए, और बड़ी तादाद में कौमी असम्बली की भी सीटें निकाली, पंजाब से उधर के सिंध असम्बली की भी जो सीट्स थी पीपी की वो भी निकाली गई, लेकिन उसके बाद दोबारा मौका नहीं दिया कराची ने। तो क्या अब लगता है कि सुहेल आफरीदी की एक्सेप्टेंस होगी वहां पर? देखिए, सिंध के अंदर जो पॉलिटिकल डायनामिक्स है वो दो बड़े हिस्सों में तकसीम है। एक तो अंदरूने सिंध की जो पॉलिटिक्स है उसमें बदकिस्मती से पीपल्स पार्टी के अलावा किसी भी बड़ी सियासी जमात ने कोई तवज्जो नहीं दी। तहरीक इंसाफ के पास भी एक मौका था जब वो हुकूमत में थे जी। लेकिन वो महज घोटकी के सरदारों तक और गौस बख्श मेहर तक जो है वो महदूद रहे। इसी तरह मुस्लिम लीग नून ने भी कभी भी वहां पर होम्योपैथिक पॉलिटिकल एक्टिविटी से ज्यादा एंट्री की कोशिश नहीं की। तो इसलिए अंदरून सिंध का मामला जो है वो तो हमने देखा कि 2013 और 2018 के अंदर वहां पर कुछ ना कुछ चेंज आया, लेकिन उसके बाद फिर पीपल्स पार्टी ने उसको कैप्चर कर लिया। जहां तक कराची की शहरी सियासत का मामला है तो वो इंटरेस्टिंग इसलिए है कि वहां पर एमक्यूएम की स्पेस खत्म हो गई और उनकी जगह पर तहरीक इंसाफ आई। अब चूंकि पूरे पाकिस्तान के बाकी इलेक्शन रिजल्ट्स की तरह कराची के इलेक्शन रिजल्ट्स भी मुतनाज़िया हैं और अपोजिशन इल्जाम लगाती है कि वहां पर बहुत ज्यादा बड़ी धांधली की गई, और इस बुनियाद के ऊपर ये कहना मेरा ख्याल है कि दुरुस्त नहीं है कि वहां से बिल्कुल ही तहरीक इंसाफ वाइप आउट हो चुकी है। वहां पर उनका वोटर सपोर्टर मौजूद तो है लेकिन वो बिल्कुल जिस तरह पंजाब में वो ऑर्गेनाइज्ड नहीं है, इसी तरह सिंध में कराची के अंदर भी उनकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो इतनी स्ट्रांग नहीं है। तो इस वजह से वो लोग वोट देने तो तहरीक इंसाफ को आते हैं, लेकिन उससे आगे बढ़कर किसी तहरीक का हिस्सा बनना या वहां पर एहतजाजी सूरत हाल को कायम करना, वो मेरा ख्याल है उनके लिए खासा मुश्किल है। और यही पंजाब की सूरत हाल भी कराची में है। ये बात दुरुस्त है कि पॉलिटिकली बहुत पोटेंशियल मौजूद है वहां पर पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम की जो महाज आ रही है उसके अंदर तहरीक इंसाफ के पास एक काम करने का मौका है। जिस तरह हमने देखा कि जमात इस्लामी ने कराची के अंदर लोकल गवर्नमेंट में बहुत अच्छा परफॉर्म किया, इसी तरह तहरीक इंसाफ की भी वहां पर अच्छी सीट्स थी, लेकिन चूंकि पार्टी स्ट्रक्चर मौजूद नहीं है, पार्टी ऑपोजिशन में है,
पार्टी के मसाइल ज्यादा हैं। ज़्यादा है। इसलिए ये समझना कि कराची के अंदर कोई बहुत बड़ी ऐसी मूवमेंट बनेगी, मुझे नहीं लगता। सही। वो स्पॉट्स जहां पर तहरीक इंसाफ का होल्ड है या जहां पर कराची के अंदर पख्तून आबादी मौजूद है, तो वहां पर तो अच्छे मुजाहरे हो सकते हैं। ठीक। या उनकी जो पेशावर से खैबर पख्तूनख्वा से कनेक्टिविटी है उसकी बुनियाद पर, लेकिन ओवरऑल कराची की जो मुहाजिर आबादियां जी, हैं जी। उसके अंदर तहरीक इंसाफ को एक्टिव करना मेरा ख्याल है ये एक चैलेंज होगा। और सुहेल यकीनन आफरीदी एक के दौरे चैलेंज से भी होगा। अच्छा माजिद उनको साहब, एक हिम्मत तो तहरीक मिलेगी। तहफ़्फ़ुज़ आइन के प्लेटफॉर्म से भी अपोजिशन जमातें हुकूमत के खिलाफ तहरीक चला रही हैं। आने वाले दिनों में आप वफाकी हुकूमत के खिलाफ किसी बड़ी लॉबिंग या बड़े लॉन्ग मार्च की शक्ल बनती दिखाई दे रही है? देखिए, ये मामला इसलिए इंटरेस्टिंग है कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान इस वक्त वो प्लेटफॉर्म है कि जो गवर्नमेंट को मुज़ाकरात ऑफर कर रहा है, सही। और वो मुज़ाहमती सियासत की बजाय इस चीज को अहम समझते हैं कि हुकूमत से मुज़ाकरात के जरिए बात हम्म। की जाए। जी। लेकिन इसके बावजूद जो सलूक उनसे हो रहा है, मिसाल के तौर पर कल नामालूम अफराद ने उनकी गाड़ियों के शीशे तोड़ने शुरू कर दिए। इसी जी। तरह लाहौर में जो एक पुलिस ने रेड किया है और मुबैना तौर पर वहां पर उस बदसलूकी से एक तहरीक इंसाफ के कारकुन की जान चली गई है। इसी तरह अब इस तरह के अगर इवेंट्स होंगे तो फिर ऑपोजिशन के नैरेटिव को गवर्नमेंट खुद सपोर्ट करेगी, वो खुद उसके अंदर फायर में फ्यूल ऐड करेगी। तो ये तो जल्दी आग को मजीद बढ़ाने की जो है वो एक कोशिश हो सकती है। तो इसलिए गवर्नमेंट को भी ये समझना चाहिए कि वो प्लेटफॉर्म जो मुज़ाकरात की बात करता है या जो मुफाहमत के साथ आगे चलने की बात करता है, अगर उनके साथ आप ऐसा सलूक करेंगे तो फिर आप ये तवक्को ना रखें कि आप की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की वजह से या आपके बयानात की वजह से कोई नेशनल नैरेटिव चेंज होगा, क्योंकि प्रैक्टिकली ग्राउंड के ऊपर जो निजामी चीजें साहब, हो रही हैं, आपने चेंज की उससे बात की है opposition तो के जरा इस पर narrative भी को ही जो है वो आपका कमेंट मिल लेना रहा है। चाहेंगे कि ये जो बातें हो रही हैं, मालिक साहब भी दावा कर रहे हैं कि 6 माह का वक्त जो है वो दिया गया है बेहतरी के लिए, और उसके अलावा वंडर बॉय की बातें भी हम सुन रहे हैं, तो कितनी सदाकत है, कितनी हकीकत है? देखिए, ये इस तरह के जो मंसूबे हैं ये तो हमेशा से रियासत के कुछ सतून जो हैं उनके पास होते हैं। और हमने ये भी देखा है कि गुज़िश्ता 20-25 साल में जब भी हुकूमत को 2-2.5 साल पूरे होने को होते हैं तो उस वक्त इस तरह के मंसूबे सामने आना शुरू हो जाते हैं कि हुकूमत जो है वो उसको तब्दील कर देना चाहिए, डिलीवरी का इशू चल रहा है, परफॉर्मेंस नहीं है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि अगर हम 25 साल की सब असम्बलियां निकाल के देखें तो हर असम्बली के अंदर 2 प्राइम मिनिस्टर रहे। मुशर्रफ दौर से शुरू हो जाए और इमरान खान, शहबाज शरीफ, पीडीएम तक आए, हर असम्बली के अंदर 2 प्राइम मिनिस्टर रहे। तो ये इस चीज को सब्सटेंशिएट करता है कि कहीं ना कहीं इस चीज का ख्याल मौजूद होता है कि पॉलिटिकल गवर्नमेंट से हटकर एक टेक्नोक्रेट्स की गवर्नमेंट हो, एक क्लीन पार्टी का एक जमाने में बड़ा इमेज होता था, उसके ऊपर बड़ी वर्किंग की जाती थी। तो इस तरह की मेरा ख्याल है फाइल्स घूमती फिरती रहती हैं और सियासी जमात मुस्लिम लीग नून को ये चाहिए कि वो इन सारी चीजों को अपने परफॉर्मेंस के साथ, अपने नैरेटिव के साथ काउंटर करे, वरना तहरीक इंसाफ के साथ साथ वो भी कुर्बानी का बकरा बन सकते हैं। सही। बहुत शुक्रिया माजिद निज़ामी साहब आपके वक्त का। और जिस तरह से सूरत हाल हम देख रहे हैं कि पीटीआई जो है वो अब चलानी जा रही है और मुतालिबात मनवाने के लिए, लेकिन इस तरह से कोई स्ट्रेटजी सामने अभी तक भी हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सामने नहीं आ रही है। जल्द से जुलूस एहतजाज एक मोमेंटम जो है वो बनाया जा रहा है। सुहेल आफरीदी ने उसका आगाज़ किया था लाहौर से और उसके बाद फिर अब वो सिंध का रुख कर रहे हैं, लेकिन सिंध में सूरत हाल मुख्तलिफ है। पंजाब में जिस तरह से उनके साथ डील किया गया, सिंध में बज़ाहिर लग रहा है कि वैसे डील नहीं किया जाएगा जिस तरह के वज़रा के बयान आ रहे हैं। ख़ासतौर पर शर्जील मेमन का बयान बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो खुश आमदीद का कह रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं कि अगर कोई तोड़ फोड़ करने की कोशिश की गई तो फिर आहनी हाथों से निपटा जाएगा। लेकिन कल जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान का एक पुरअमन काफिला आ रहा था, वो लोग हैं जो कि बातचीत की बात करते हैं, डायलॉग की बात करते हैं, मुफाहमत की बात करते हैं, लेकिन उनके काफिले के साथ जो सलूक हुआ वो भी काबिल अफसोस। जी, एक तरफ से मुफाहमत की बात होती है, दूसरी तरफ से इस तरह की सूरत जब कोशिश करते हैं मुफाहमत की तो फिर आप इस तरह के हथकंडे आजमाते हैं। तो दोनों साइड से थोड़ा सा मेरे ख्याल से सोचने की ज़रूरत है। कोई अच्छी पॉलिसी बनाएं, सियासत के लिए सोचें, आवाम के लिए सोचें, बेहतरी के लिए सोचें, मुल्क की बेहतरी के लिए सोचें, सब मिल बैठे और कोई हल निकालें। अब बहुत ज़्यादा ड्रैग हो गया ये मामला, सियासतदानों का लड़ना, कोई हल निकालें, वरना हम लास्ट में तो यही कहेंगे वंडर बॉय की बातें तो निकल ही रही हैं। ये भी है। वैसे चलिए थोड़ा मूड को लाइट करते हैं और क्रिकेट की बात कर लेते हैं। खुशखबरी सामने आई है क्रिकेट दीवानों के लिए, बड़ी खुशखबरी है जी। पाकिस्तान सुपर लीग में मुकाबले पहले से कहीं ज़्यादा सख्त और दिलचस्प होने वाले हैं। PSL
फैमिली जो है वो मज़ीद बड़ी हो गई है। इस्लामाबाद में होने वाली सनसनीखेज़ नीलामी के बाद अब हैदराबाद और सियालकोट की जो हम सूरत हाल देख रहे हैं उसमें जी 2 टीमें मैदान में आ चुकी हैं। FKS ग्रुप ने हैदराबाद को 1 अरब 75 करोड़ में ख़रीदा, तो इसके बाद हमने देखा कि दूसरे भी सामने आए लोग और सियालकोट के लिए 1 अरब 85 करोड़ की रिकॉर्ड बोली भी लगाई गई और चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने इसे तारीखी दिन करार दिया है, जहां 10 सालों के लिए 36 अरब रुपए की सरमायाकारी की गई है। और इस्लामाबाद में नीलामी का अमल किसी हाई वोल्टेज मैच से कम नहीं था, जहां हर सेकंड में बोली तब्दील हो रही थी और आखिरी 20 सेकंड्स में ओजी डेवलपर्स ने सियालकोट की टीम अपने नाम करके सबको हैरान कर दिया। हैदराबाद के लिए FKS ग्रुप की कामयाबी इस बात की गवाही है कि PSL अब आलमी सरमायाकारों की पहली पसंद बन चुकी है। 110 करोड़ की BS प्राइस से शुरू होने वाला ये सफ़र 185 करोड़ रुपए सालाना फीस तक पहुंच गया है और PSL की तरक्की का सफ़र जो 10 साल पहले 5 टीमों से हमने देखा था कि शुरू हुआ था, अब आगे बढ़ चुका है, मजीद एक्सपेंड हो चुका है और मुतवक्के शेड्यूल की अगर हम बात करें तो ये 11वां एडिशन है जो कि खेला जाएगा और जनाब अप्रैल मई में बड़े दिलचस्प मुकाबले PSL के हमें देखने को मिलेंगे। जी, तो क्रिकेट के दीवाने तैयार हो जाएं, कितने मजे मजे के उनको खेल देखने को मिलेंगे, एंटरटेनिंग पॉइंट देखें, लेकिन परफॉर्मेंस भी अच्छी होनी चाहिए। ये ना हो हम दोबारा दुख का इजहार कर रहे हो किसकी और टीम जब जीते। और जैसे ही टिकट्स ओपन हो जाए टिकट खरीद दीजिएगा, बाद में फिर इधर उधर कहना पड़ता है तो वो फिर मसाइल और हो जाते हैं। जी, तो ब्रेक पर ही जाना बनता है। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे और दीगर मौज़ूआत पर भी डिस्कशन करेंगे। यहाँ वक्त पर ब्रेक का, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। बैक नाज़रीन, सिंध और पंजाब के दरिया सदियों से पाकिस्तान के आबी इकोसिस्टम, खुराक की फराहमी और माहीगीरों के रोजगार का बुनियादी जरिया रहे हैं, मगर हालिया बरसों में इन दरियाओं में एक तशवीशनाक रुझान सामने आया है। गैर मकामी और हमलावर मछलियों की तेजी से बढ़ती हुई तादाद। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड पाकिस्तान WWF पाकिस्तान के मुताबिक हाल ही में कराची फिश हार्बर पर सक्खर से लाई गई एक गैर मामूली मछली की शनाख्त सामने आई है, जिसे अमेज़न सेल्फिन कैटफिश का नाम दिया जाता है और देखा जाए तो ये एक हमलावर नस्ल से इसका ताल्लुक है और गैर मामूली रफ्तार से ये फैलती। और माहिरीन खबरदार कर रहे हैं कि इस मछली की मौजूदगी न सिर्फ मकामी मछलियों को ख़त्म कर रही है बल्कि पूरे आबी इकोसिस्टम के तवाज़ुन को बिगाड़ने का सबब बन रही है। और ये मसला सिर्फ माहौलियात तक महदूद नहीं है बल्कि इसके असरात माहीगिरी, मछलियों की पैदावार और मुल्की मईशत तक फैल सकते हैं। और इसी मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद है टेक्निकल एडवाइज़र WWF मोहम्मद मुअज़्ज़म खान साहब। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। गैर मकामी या हमलावर मछलियाँ अमेज़न सेल्फिन कैटफिश पाकिस्तान के दरियाओं तक पहुँची कैसे और ये मकामी इकोसिस्टम के लिए क्यों ख़तरनाक समझी जा रही है? शुक्रिया। बहुत ऐसा है कि ये अमेज़न सेल्फिन कैटफिश का एक बहुत पॉपुलर एक्वेरियम फिश है। लोग अपने एक्वेरियम्स में पाकिस्तान और दुनिया भर के तमाम गर्म इलाकों में इसको रखते हैं, क्योंकि जनरली बिलीव ये है कि ये क्योंकि दीवार से चिपकी रहती है तो एक्वेरियम की दीवार को भी साफ करती है, जो कि गलत है। बहरहाल ये एक बड़ी पॉपुलर फिश है कि एक तो बात ये है कि कलरफुल है, अजीब शक्ल की होती है, तो लोग अपने एक्वेरियम में रखते हैं और पाकिस्तान में ये आम तौर पे हर बड़े एक्वेरियम में मौजूद होती है। किसी से एक्सीडेंटली किसी ने अपना एक्वेरियम जब ख़त्म किया होगा तो उसने इस मछली को बजाय इसके कि ख़त्म करने के इसको दरिया या झील में या किसी मीठे पानी की किसी भी वाटर बॉडी में डाल दिया होगा और इस तरह ये वहाँ पे इस्टेब्लिश हो गई है। आज से 4 साल पहले पहली दफ़ा ये किंचर लेक में चंद मिली थी। उसके बाद से रेगुलर मुख्तलिफ जगहों से ये इसकी खबर आती है कि ये फला जगह पाई गई। ये शक्कर से लाई हुई मछली थी जो कराची हार्बर के लोग तो पहचानते नहीं थे इस मछली को, तो इसने ज़रा सा एक थोड़ी सी लोगों में तजस्सुस पैदा कर दिया। ये मछली पाकिस्तान में उन 26 मछलियों में शामिल है जो कि ये गैर मुल्की मछलियाँ जो पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस की गई और ये कोई नया काम नहीं है। सबसे पहली मछली आज से एग्जैक्टली 100 साल पहले की गई थी जब अंग्रेज़ों ने ट्राउट को इंट्रोड्यूस किया था KPK में, आज़ाद कश्मीर में, GB में और बलूचिस्तान के कुछ इलाकों में, ताकि उनकी पसंदीदा शिकार मछली बन चुके हैं। लेकिन ठंडे पानी की मछली है, 4000 रुपए किलो तक उसकी कीमत होती है, तो उसके नेगेटिव इम्पैक्ट पे किसी ने भी गौर नहीं दिया। मगर ये सिलसिला जारी रहा। पाकिस्तान बनने के बाद 1960 की दिहाई में मुल्क की ग़ज़ाई पैदावार बढ़ाने के लिए मुल्क में मोज़म्बिक तिलापिया को इंट्रोड्यूस किया गया, लेकिन उसने बजाय ग़ज़ाई पैदावार में इजाफा करने के लिए
जो हमारी मुख्तलिफ वाटर बॉडीज थी, ख़ास तौर पे कींजर लेक है, मंछर राइट। लेक है, हमल लेक है, सिंध में ढंड्स हैं, पंजाब का इलाका है, बलूचिस्तान का इलाका है, उसमें तमाम नदियों पर और ये झीलों पे और नदियों नाले पे कब्जा कर लिया और अब सबसे डोमिनेटिंग मछली वही है। और ये चूंकि मछली बहुत छोटी मछली ग्रो करती है, उतनी ज़्यादा बड़ी नहीं हो पाती क्योंकि ये ब्रीडिंग शुरू कर देती है और ये माउथ ब्रीडर है। मैं अगर टिलापिया की बात कर रहा हूँ ठीक तो ठीक उसने दूसरी मछलियों को आउट कम्पीट कर दिया, जगह के हिसाब से भी उनकी ग़िज़ा पे कब्जा कर लिया, जगह पे कब्जा कर लिया, उनकी ब्रीडिंग को अफेक्ट करना शुरू किया। ये मछली जिसका जिक्र आप कर रहे हैं जो अमेज़न सेलफिन कैटफिश है, ये भी उसी कैटेगरी की मछली है जो कि दूसरी मछलियों के लिए से मुकाबला करती है स्पेस के लिए, जगह के लिए। लेकिन इसकी एक और भी कभी आदत ये है कि ये चूंकि दीवार के साथ चिपक के रहती है तो जो अच्छा। डैम्स हैं, बैराजेस हैं, ये झीलों के किनारे जो बंद बने होते जी हैं जी उनको भी नुकसान पहुंचाती है। ओहो। फिलहाल इसका कोई नुकसान की तादाद बहुत कम है, इतना ज्यादा नहीं है, लेकिन ये अगर फैलती रही तो इसका नुकसान बढ़ जाएगा। बिल्कुल सही। मौज़म साहब, सिंध और पंजाब के किन दरियाओं में इस मछली की मौजूदगी रिपोर्ट हो चुकी है? आपने बताया कि सिलसिला किंजर झील से शुरू हुआ था और ये मछली मकामी मछलियों, आबी हयात को और किस तरह से मुतासर कर रही है? क्योंकि आपको पता है कि जो समुद्र दरिया का और समुद्र का या कोई भी इक्वेटिक सिस्टम बड़ा सेंसिटिव होता है। जी जी डाइवर्स हैबिटाट उसमें मिलती है जिसमें कीड़े मकोड़े भी शामिल हैं, पौधे भी शामिल हैं, छोटे जानवर भी शामिल हैं, बड़े जानवर भी शामिल हैं, मछलियां शामिल हैं। और पाकिस्तान तो खुशकिस्मत है कि हमारे मीठे पानियों में एक ऐसी यूनिक चीज़ मिलती है, इंडस ब्लाइंड डॉल्फिन, जो कि जी। पाकिस्तान के अलावा दुनिया में कहीं नहीं मिलती। इंडिया में 4 और 6 के करीब मौजूद है, सिर्फ एक दरिया में ब्यास में, लेकिन इंडस को ये भी हासिल है। तो जो इतनी चीज़ें मिलती हैं, तो जब कोई बाहर की चीज़, कोई भी एलियन, कोई भी बाहर की मछली जब उसमें डाली जाती है तो उसको इन्वेसिव इसीलिए कहा जाता है, जो इन्वेजन से निकला के हमला आवर हो गई है जी और उसके माहौल को ख़राब करती है, क्योंकि वो उसकी ब्रीडिंग से कम्पीट करती है, जगह के लिए, खुराक के लिए। और बाद मछलियाँ बीमारियाँ भी लेके आती हैं जो अच्छा। दूसरी मछलियों तक फैल सकती है। तो लेकिन बहुत सारी मछलियों ने मुल्क को फ़ायदा भी पहुंचा है। एक्वाकल्चर की सनत पाकिस्तान में इस्टेब्लिश्ड है और बहुत सारी मछलियों को फार्म किया जाता है जिसको हम अब बाज़ारों में मिलती भी है। बहुत सारी ऐसी मछली हैं, इवन तिलापिया की कुछ वेराइटीज़ हैं, जैसे गिफ्ट तिलापिया है, वो खासी मकबूल होती जा रही है, उसको चिड़ा कहते हैं। लेकिन अब ऐसी मछलियाँ जो कि नुकसानदेह हैं, जो जी, जी। दूसरों को ना ग्रो करने देती हैं, ना उनको बढ़ने देती हैं, बल्कि उनके माहौल पे कब्जा कर लेती हैं सही और बायोडाइवर्सिटी को नुकसान पहुंचाती है। तो किसी भी एग्जॉटिक फिश हो या कोई भी एनिमल हो या प्लांट्स हो, आपने देखा होगा पूरा पाकिस्तान मुख्तलिफ किस्म के बैरूनी पौधों का एक आमाजगा बन गई है। कोनोकार्पस जी, पूरे मुल्क में जी। फैला हुआ है। इसी तरह यूकेलिप्टस को लोगों ने फैलाया जो कि हमारा पौधा नहीं था, या जी। मस्कीट को फैलाया जिसने ठीक। मुल्क में दूसरी हमारे जंगलों पर भी कब्जा कर दिया है। तो सही। इसी तरह ये मछली भी इस माहौल पे कब्जा करके बायोडाइवर्सिटी को अफेक्ट करती सही है। सही अगर अच्छा। आप जैसे कोनोकार्पस की मिसाल ले लें, जी, जी। पौधा है, कराची हाँ। और पूरे सिंध के खासे इलाकों में फैल गया है, हम्म। लेकिन इस पे आपको कोई चिड़िया, कोई परिंदा, कोई चीज नहीं मिलेगी, कोई कीड़ा भी पौधा नहीं मिलेगा, क्योंकि उसकी वजह ये है कि हमारा पौधा ही नहीं है। हमारा वो पौधा एनिमल जो उस पे मिलने चाहिए वो हमारे पास होते ही नहीं है। लेकिन अगर हमारा अपना पौधा होगा, इसी तरह दरियाओं में अगर कोई मछली आती है सही तो वो एलियन होती है, तो सही। वो उस इलाके के दरियाओं में माहौल भी को यही खराब सूरत करती हाल है और उस- इसी तरह एलियन मछली आए तो वाकई तहफ़्फ़ुज़ करना चाहिए। अच्छा, अब मौज़म साहब, माहिरीन क्यों फिर कहते हैं कि इस मछली को मुकम्मल तौर पर ख़त्म करना या कंट्रोल करना तकरीबन नामुमकिन होता जा रहा है, तो क्या कंट्रोल नहीं कर सकेंगे अब? जी, किसी भी मछली अगर किसी मुल्क में इंट्रोड्यूस हो जाए, मसलन यही मछली बांग्लादेश, इंडिया, मलेशिया और इवन अमेरिका में फैल गई है, वो भी नहीं इसको कंट्रोल कर सकती। क्योंकि जब एक मछली इंट्रोड्यूस हो जाती है तो पूरी इतनी बड़ी वाटर बॉडी जो सैकड़ों एकड़ों पे फैली हुई है, उसमें से तमाम मछलियों को निकाल कर इसको अलग करना मुमकिन नहीं है। बिल्कुल। सिर्फ जो किया जा सकता है कि हम मोहतात रहें कि आइंदा कोई और मछली, कोई और ऐसा बैरूनी एलिमेंट, कोई दूसरा पौधा पाकिस्तान में ना आए। और उसके लिए इदारा मौजूद है, एनिमल क्वारंटीन डिपार्टमेंट हुकूमत पाकिस्तान का इदारा है, जो कि जी। मिनिस्ट्री ऑफ फूड, नेशनल फूड सिक्योरिटी और
रिसर्च के अंडर काम करता है। उनके पाकिस्तान के हर पोर्ट ऑफ एंट्री पर उनका दफ्तर मौजूद है। वहाँ पर मछलियों के लिए भी क्वारंटीन फैसिलिटी होनी चाहिए ताकि बाहर से आने वाली चीज़ों को, ख़ास तौर पे जो एक्वेरियम के लिए मछली लेके आते हैं, उसको पर नज़र रखी जाए और कोई मछली जिसको पता हो कि वो इन्वेसिव है या जो ख़तरनाक हो सकती है, उसकी एंट्री बंद की जाए। क्योंकि मछली को हम साफ़ नहीं कर सकते, निकाल नहीं सकते, वो फैलती रहेगी, लेकिन नई उसमें कोई एडिशन नहीं होनी चाहिए। लास्ट ईयर लोगों ने इसी तरह मौज़म साहब, इस पर भी आपका कमेंट चाहेंगे कि पाकिस्तान में ओवरऑल हम देखें तो मछलियों की मजमूई पैदावार की सूरत हाल क्या है करंटली, और पाकिस्तान में मछलियों की एक्सपोर्ट किन ममालिक को की जाती है और इस शोबे की मईशत में अहमियत क्या है? पाकिस्तान में सी फूड या जो समुद्र या मीठे पानी से मछली आती है, उसकी तादाद तकरीबन हम 8 लाख टन के करीब मछली सालाना प्रोड्यूस करते हैं। दुनिया की अहम फिशिंग नेशन है और हम तकरीबन कोई 60 मुल्कों को मछली एक्सपोर्ट करते हैं, जिसमें कुछ हमारे बड़े इंपोर्टिंग कंट्री हैं, जैसे चाइना है, थाईलैंड है, इंडोनेशिया है, मलेशिया है या पर्शियन गल्फ के मौज़म साहब, इसलिए लगता है हम 60% एक्सपोर्ट करते हैं, तो हमें सिर्फ जो है दरियाओं की नहीं मिल पाती, सिर्फ फार्मी मछली हमें दस्तयाब हो पाती है मार्केट में आम सारे को। दरियाओं में मछली कम होती जा रही है शिकार की वजह से, लेकिन बहुत सारे दरियाओं में अभी भी बहुत मछली मिलती है कुदरती तौर पे। लेकिन बहुत सारे दरियाओं में हुकूमती इदारे मछली के बच्चे डालते हैं ताकि उसकी पैदावार बढ़ सके। तो बहुत सारे मीठे पानी की मछली की तादाद में पाकिस्तान में कोई कमी नहीं है और बहुत बड़ी तादाद में मछली पकड़ी जाती है और बहुत आला किस्म की मछलियाँ हमारे समुद्रों में भी और हमारे दरियाओं में भी। बाज़ मछलियाँ जिसकी खूबसूरती और जिनके जायके को हम मुकाबला नहीं कर सकते, दुनिया की तमाम बेहतरीन मछलियाँ हमारे पास मिलती हैं और बहुत बड़ी तादाद में हम ज़र मुबादला कमाते हैं। तकरीबन 450 मिलियन US डॉलर से ज़्यादा सालाना हम कमाते हैं। और एक्वाकल्चर जिस तरह फैल रहा है और वही मछली जो कि नुकसानदेह, उसकी अच्छी वैरायटी मुल्क में प्रोडक्शन को बढ़ा रही है और ये मजीद बढ़ता रहेगा, क्योंकि आपको शायद पता हो कि पाकिस्तान में झींगे की फार्मिंग भी अब शुरू हो गई सही तरह से। और अगर ये होती रही तो पाकिस्तान वो दिन दूर नहीं है कि हम। और मौज़म साहब, ऐसे रेस्टोरेंट्स भी अच्छा बिजनेस कर रहे हैं जिन्होंने ये खिलाने शुरू किए हैं। ये आपका जुमला मिस हो गया था, दोबारा बोलिएगा। मैंने कहा कि बहुत सारे रेस्टोरेंट्स बड़ा अच्छा मुनाफा भी कमा रहे हैं जिन्होंने ये झींगे खिलाना शुरू किए हैं, इंट्रोड्यूस करवाए हैं। मछली एक कीमती ग़ज़ा है और कुरान हकीम भी हमको कहता है कि समुद्रों को मुसख्खर करें, उससे ताज़ा गोश्त हासिल करें, तो हमें खाना चाहिए। ये बेस्ट प्रोटीन है, इंसान के सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। ख़ास तौर पे लैक्टेटिंग मदर को, बच्चों को ज़रूर खाना चाहिए। मछली के कांटों से खौफ नहीं करना चाहिए, उसको निकाल के प्रॉपर्ली खाना चाहिए और हमारी सेहत के लिए ज़रूरी है। और क्योंकि जब हम इसको खाएंगे तो मुल्क की पैदावार बढ़ेगी, मुल्क की इकोनॉमी को। मौज़म साहब, एक आखिरी सवाल आपसे, एक आखिरी सवाल है, बड़ी डिबेट होती है कि क्या दरियाई मछली की और फार्म वाली मछली की अफादियत सेम है, इनके न्यूट्रिएंट सेम है या फर्क होता है? ऑलमोस्ट सेम होती है कि पानी में रहने वाला माहौल वही होता है, कोई फर्क नहीं होता। वज़ा का थोड़ा बहुत फर्क होता है, बल्कि समुद्र की मछली और दरियाई मछली में कोई खास फर्क नहीं होता। समुद्र की मछली में से वो नमक को एक्सक्रीट कर देती है, जबकि दरिया की मछली अपने जिस्म में नमक को जमा कर लेती है। तो उसमें अक्सर लोग तो मछली दोनों में फ़र्क भी नहीं कर सकते। और बहुत बड़ी तादाद में समुद्री मछली पंजाब और दूसरे इलाकों में मीठे पानी की मछलियों के नाम से बेची जाती है और लोग उसको पहचान नहीं सकते हैं, सिवाय एक्सपर्ट के। जो भी मिल जाए, कौन सा हमने मछली छोड़नी है, मछली बस खाने के लिए दस्तयाब होनी चाहिए। साहब आपके वक्त का। और यकीनी तौर पर अब हमें तहफ़्फ़ुज़ करने की ज़रूरत है। मकामी कोई भी मछली आती है जैसे एलियन मछली के तौर पर कंसीडर किया जाता है, तो उसकी हमें जी अब देखभाल करनी होगी कि वो एंटर ना हो सके, नया एडिशन ना हो सके, क्योंकि इनको कंट्रोल तो किया नहीं जा सकता, रोका नहीं जा सकता। और ये भी चेक एंड बैलेंस रखा जा सकता है कि नुकसान कर रही हैं, कितना नुकसान हो रहा है। तो बस इस चीज़ की टेक केयर करने की ज़रूरत है। बाकी मछली कौन सी खानी चाहिए, मछली बस खानी चाहिए। और सीज़न भी है, सर्दियों का मौसम है, प्रोटीन का बेहतरीन सोर्स है, प्रोटीन का बेहतरीन सोर्स है। और जैसी मछली का नाम आता है, ये देखिए, पसंद है, रहू पसंद है, बाम मछली पसंद है? मुझे बस मछली पसंद है। तो ये जो दिखाई ये वाली आपको ले दे Amazon? अल्लाह अल्लाह, नहीं नहीं नहीं, ऐसी वाली भी मछली, जहरीली चीज़ कोई भी नहीं पसंद है भाई, वो किसी को भी नहीं पसंद होगी। जो अच्छी चीज़, प्रोटीन, जिसमें आपका फ़ायदा। अब ब्रेक लेना ही बनता है, जितनी मछली की डिस्कशन हो चुकी है। और हमारी टीम को मंगवा भी लेनी चाहिए ब्रेक। यहाँ वक्त ब्रेक का देखते रहे, सुनो सुनो पाकिस्तान।
वेलकम बैक नाजरीन। और जर्मनी तालीम के हवाले से दुनिया के नुमाया ममालिक में शुमार होता है। यहाँ न सिर्फ मयारी तालीम दस्तयाब है बल्कि यूनिवर्सिटीज़ की फ़ीस भी निस्बतन कम है, जिसकी वजह से ये पाकिस्तानी तलबा के लिए एक बड़ा मौका समझा जाता है। 2026 में जर्मनी में तालीम हासिल करने के लिए क्या ज़रूरियात हैं, कौन सी डिग्री सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद हैं और किस तरह कम खर्च में बेहतरीन यूनिवर्सिटी में दाखिला हासिल किया जा सकता है, ये सब कुछ जान लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं कैरियर काउंसलर अली एजाज शामी साहब। अली साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। वालेकुम अस्सलाम। अली, हमें बताएं कि पाकिस्तानी तलबा के लिए जर्मनी में तालीम हासिल करने के लिए बेसिक शराइत क्या हैं, रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए? बेसिकली जर्मनी एक ऐसा कंट्री है जो इस टाइम वर्ल्ड वाइड स्टूडेंट्स को वेलकम कर रहा है। अच्छा। और बंडल ऑफ स्कॉलरशिप्स हैं, फुली फंडेड हैं, पार्शियल हैं, और आईटी, इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट साइंसेस, डिफरेंट जो आपके फील्ड ऑफ स्टडीज़ हैं उनमें जर्मनी वेलकम करता है। ये एक ऐसा कंट्री है कि आप चले गए हो वहाँ पे, आपने अपनी डिग्री कंप्लीट कर ली है, ये आपको वापस नहीं आने देते। अच्छा। इनको इतने हाईली स्किल्ड लोग वहाँ पे चाहिए। आप देख लें कि इंजीनियरिंग रिलेटेड इंडस्ट्रीज वहाँ पे बेशुमार हैं, आईटी रिलेटेड इंडस्ट्रीज बेशुमार हैं। अच्छा, अब अगर हम स्कॉलरशिप्स की तरफ आए तो मेनली उनकी दाद स्कॉलरशिप चल रही होती है, रेस्पस स्कॉलरशिप चल रही होती है, और उसके अलावा उसमें आप देखें कि कोई भी यूनिवर्सिटी है जहाँ आप एप्लीकेशन अपनी मूव करते हैं, वहाँ पे आपको अप्रॉक्सीमेट जो अमाउंट चाहिए होती है स्कॉलरशिप के साथ, वो ब्लॉक अकाउंट की चाहिए होती है। ब्लॉक अकाउंट इज अमाउंट जो आपने अपने ही पैसे वहाँ पे भेज देने हैं और हर मंथ उन्होंने आपको वो पे करी जाने हैं एक फिक्स अमाउंट के तौर पे 12 मंथ्स तक। और मेरा नहीं ख्याल कि इसके अलावा कोई एज सच आपको वहाँ पे पैसे कितने होते हैं? अप्रॉक्सीमेटली ये 12,000 यूरो होते हैं, 12,000 यूरो। हाँ जी, 12,000 अच्छा एजाज साहब, जैसे आप बता भी रहे हैं कि इजीली मतलब यूनिवर्सिटीज़ भी हैं जहाँ फीस भी इतना कोई मसला नहीं है, तो कितनी को फीस रिक्वायर होती है वहाँ? कितनी कौन कौन सी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो अप्रोच भी कर लेती हैं कि आ जाएं स्कॉलरशिप पे? हम देखते हैं कि बहुत सारी जो स्पाउस वीज़ा के तौर पर भी लोग जाते हैं कि किसी की अगर वाइफ वहाँ है या तालीम हासिल करी है, डिग्री वो हासिल करती है और जो शौहर है वो कमाता है, तो ये कितना फायदेमंद? अगर जर्मनी को हम बाकी कंट्री से कंपेयर करें ना, जर्मनी में कंपैरेटिवली एक छोटी सी चीज़ ये है कि इधर स्पाउस को आप साथ नहीं लेकर जा सकते। आप जाके 2 या 3 माह बाद वहाँ पे फैमिली रियूनियन वीज़ा डालते हैं, उसमें आप अपने स्पाउस को बुला सकते हैं, उसमें ऐसा कोई इशू नहीं है। 2 से 3 माह बाद अपने स्पाउस को वहाँ पे कॉल कर सकते हैं। उसके बाद स्कॉलरशिप्स की अगर बात की जाए तो इसमें जो है नॉर्मली भी जो अगर स्कॉलरशिप से हटके भी पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं, और इवन के आप बर्लिन में जाते हैं वहाँ पे पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनकी स्कॉलरशिप के बगैर भी फीस स्टार्ट होती है 7,000 to 8,000 यूरो से, जो मैक्सिमम 14,000 to 15,000 यूरोस तक जाती है। ठीक। स्कॉलरशिप में आपको ये प्लस पॉइंट है कि आपके एकेडमिक्स टोटली फ्री है, आपकी अकोमोडेशन टोटली फ्री है, आपको इवन के ट्रैवल अलाउंस तक मिलता है अपने कंट्री वापस आने के लिए। उसके अलावा आपको स्कॉलरशिप पे जाने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि आप ऑलरेडी उनकी स्किल्ड लिस्ट में आ गए हैं। ठीक है, उसके बाद आप उनका एसेट है, वो आपका फ्यूचर प्लान कर रहे हैं। फ्यूचर प्लान कर रहे हैं बेसिकली, वो 2 साल के लिए आपको ट्रेंड कर रहे हैं अपने फ्यूचर के लिए। और इंडस्ट्रीज तो ऑटोमोबाइल्स को देख लें साहब, आप बड़ी जबरदस्त बात कर रहे हैं कि वो आपको देख रहे होते हैं और आपका रिकॉर्ड वो रिकॉर्ड कीपिंग भी चल रही होती है और वो फिर आपको आने नहीं देते। यहाँ पे कौन से मसाइल हैं जो आपको जाने नहीं देते? यहाँ पे अगर देखा यहाँ पे रहने नहीं देते यहाँ से जाने नहीं देते। फर्स्ट ऑफ ऑल तो अगर देखें हमारे जो थोड़ा सा इशू आता है ना बच्चों को, वो आइल्स में आता है। और अच्छा, जर्मन लैंग्वेज भी आप कर सकते हैं, आइल्स भी कर सकते हैं, आइल्स भी कर सकते हैं, जर्मन लैंग्वेज भी कर सकते हैं। दोनों एक्सेप्टेबल हैं, ये दो ही एक्सेप्टेबल हैं। पीटी भी हो सकता है, ये तो आइल्स का मुतबादिल है। एग्जैक्टली। ठीक है, तो उसमें मेन बैरियर बच्चों को ये आता है, प्रोसेसिंग कोई इसकी इतनी टफ नहीं है। आपने बिफोर द टाइम इसमें ये होता है कि स्कॉलरशिप जिस तरह है अप्रैल मई में अनाउंस होती हैं, अक्टूबर में अनाउंस, इनटेक्स इनके इस तरह से चल रहे थे अप्रैल और अक्टूबर। आपको ये करना होता है कि आपने सबसे पहले टाइमली अपनी एप्लीकेशन जो प्रोसीजर है वो स्टार्ट करना है, एप्लीकेशन प्रोसेस करनी है। प्रोसेस करने के लिए आपको जो डॉक्यूमेंटेशन चाहिए उसमें आपके थ्रू आउट जो एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स हैं वो IBCC, HEC, मोफा से वेरीफाइड होने चाहिए, वो टाइमली करवाने पड़ते हैं, वरना वो 6 महीने तो ले जाते हैं। एग्जैक्टली। कुछ कंट्रीज ऐसे हैं जहाँ पे ये रिक्वायर्ड नहीं होते, लेकिन यूरोप में आप कहीं भी जाते हैं, हमारे पास ही है, हम बड़े खुश हैं इस एजाज से। हाँ जी, ये हमें जो है वो जरूरी चाहिए
होते हैं। सही, ये प्रोसेस करने के बाद आपने वेट करना है, टर्न का यूनिवर्सिटी ने ऑफर लेटर देना है, ठीक, उसके बाद स्कॉलरशिप वगैरह सारे मामला मीनवाइल साथ साथ चलते रहते हैं। उसके बाद आपने वहाँ पे अपना ब्लॉक अकाउंट ओपन करवाना है। जो डिजायर्ड अमाउंट है 12,000 यूरो की, वो अप्रोक्सीमेट है, ये ऊपर और नीचे ये पाकिस्तानी रुपयों में अप्रोक्सीमेटली ये पाकिस्तान 30 से 35 लाख 30 से 35 लाख, अफोर्डेबल सही, अफोर्डेबल है, बहुत अफोर्डेबल है। अच्छा, ये पैसे आपके अपने हैं, अपने हैं, आप ये पे कोई लग वो ये नहीं आपसे ऐसे ही ले है रहे। जैसे आप ऐड टू कार्ट करते हैं और पैसे रखे हुए हैं It's just like add to हाँ। card। ये पैसे आपने उन्होंने आपको ही वापस देने हैं मंथली बेसिस पे। सही, आपको इकट्ठे नहीं दे रहे कि आप खर्ची ना कर लें। एग्जैक्टली नहीं, वापस ना भेज डिपॉजिट दें। आपने किया ये तो बहुत वैसे अच्छी बात भी है, लेकिन इसमें क्राइटेरिया क्या है? क्योंकि शो भी करना होता है आपको अपनी बैंक स्टेटमेंट मालिक खत्म। तौर पर तकाजे कुछ भी नहीं है, देखिए ना, बैंक स्टेटमेंट आपने ऑलरेडी उनको भेज दी अपनी भेज दिए, ओके, कि भाई ये पैसे हैं जो मैंने सही, आपके सही, कंट्री में सही, आके सही, अपने सही। लिविंग एक्सपेंस के लिए यूज करने हैं। और ये ये सिर्फ आप स्टडी वीजा के लिए। स्टडी वीजा के लिए। जैसे आप अपने घर में बुजुर्गों को पैसे दे देते हैं दे कि देते आपने हैं। हमारी टेक केयर करनी है, सारे Exactly. अखराजात हैंडल करने हैं, Exactly. जबरदस्त। और अगर दूसरी कैटेगरीज में वीजा हो तो उसके लिए आपको अपनी स्टेटमेंट मेंटेन रखनी पड़ती उसके लिए रखनी पड़ती है। मतलब डिफरेंट सिनेरियोज है, आप किस वीजा पे जाना चाह रहे हैं। ठीक, अच्छा, फिर अगर तालीम हासिल कर लिया किसी बच्चे ने, जैसे आपने बताया कि वो तो इन्वेस्ट कर रहे होते हैं आप में, और इन केस अगर उनको नहीं लगता कि ये उस तरह से स्किलफुल नहीं है और हमारे काम का नहीं है, तो फिर क्या नहीं, सिचुएशन उधर जो थीम ऑफ स्टडी डिजाइन किया हुआ है ना उन्होंने, जो उन्होंने प्रैक्टिकली जो आपको उन्होंने लेके चलना है, और जो उनके मॉड्यूल्स हैं और जो टेक्निकल, ख़ास तौर पे मैं जो ऐसे स्टूडेंट जिनका आईटी, इंजीनियरिंग और बिजनेस रिलेटेड कुछ सब्जेक्ट्स में अगर उनको ग्रिप है और वो जर्मनी चले जाते हैं, ठीक, तो मैंने अपने पास्ट में नहीं देखा कि कोई बच्चा वापस आया है। ओह वाह, जबरदस्त, या तो वो आगे मूव कर जाते हैं, मतलब आप देख लें कि वर्ल्ड वाइड एक तो जर्मनी की इकोनॉमी बहुत स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग है, सेकंड वर्ल्ड वाइड जितनी इंजीनियरिंग फर्म्स हैं सब आपको जर्मनी में मिलती हैं, उनके हेड ऑफिसेज जर्मनी में हैं, और वो प्रॉपर आपको वहाँ पे ये नहीं है कि आपको इंटर्नशिप पे रखा है, यूज किया और इंजीनियरिंग की आप बात करें, मुझे एक जुमला याद आया कि वो यूरोप में ये कहा जाता है कि अगर आपने एक बार जर्मन गाड़ी चला ली तो फिर आपको कोई गाड़ी अच्छी नहीं लगेगी। ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्रीज और ऑटोमोबाइल इंजीनियर जो वहाँ पे, वो मैं कहता हूँ कि वर्ल्ड वाइड आपको ऐसी ऑप्शंस नहीं मिलती, नहीं मिलती है, नहीं अच्छा, मिलती। सही। अच्छा, हम स्पाउस वीज़ा और इन चीज़ों की बात कर रहे थे। मैंने बहुत सारे केसेस ऐसे देखे हैं जो जर्मनी में जाने के लिए ना, मतलब ऐसे होता है कि अगर लड़का लड़की है, शादी भी सोच रहे हैं, मंगनी भी हुई है, तो वो लड़की क्या करती है, स्कॉलरशिप पर चली जाती है, वहाँ स्टडी करती है, क्योंकि लड़के की शायद उम्र बढ़ गई होती है, वो अप्लाई नहीं कर सकता, तो फिर वो लड़की उसको बुला ले, लड़कियां ज्यादा पढ़ती हैं। लड़कियां ज्यादा पढ़ती हैं, या इन केस ऐसा भी होता है कि वीजा के लिए भी लोग स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई दोबारा पढ़ना शुरू कर देते हैं, बिल्कुल इस तरह भी पॉसिबल है? गैप एक्सेप्टेबल होता है। अच्छा। अच्छा, उसमें वेरी करता है आपकी अब इंजीनियर है, उसने एक प्रॉपर इंजीनियरिंग की डिग्री पाकिस्तान से की है, उसका 7, 8, 10 साल का गैप है, जस्टिफाइएबल है ना कि उसने एक्सपीरियंस लेटर उसके पास है कि जी मैं डिग्री के बाद थ्रू आउट जॉब की है और उसके लिए फर्दर मैं अपना नॉलेज एक्सप्लोर करने के लिए आना चाहता हूँ, तो जस्टिफाइएबल है, उसमें ऐसा कोई इशू नहीं है। वाह, जबरदस्त। अच्छा अली, जर्मनी में स्कॉलरशिप फिर कैसे हासिल की जा सकती है, जरा स्टेप बाय स्टेप हमें बताइएगा। उसमें सरकारी तौर पर और फिर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के अंदर क्या दरख्वास्त देने का तरीका कार होता है? उसमें बहुत ही इजी प्रोसेस है। Okay. इसमें कोई मतलब Step by step हम स्टेप बाय चलते स्टेप जी मैं आपको बताता हूँ। पहले government की बात कर लेते हैं। जो नॉर्मल एप्लीकेशन की तरह आपने आज मैं भी अप्लाई कर रही हूँ। नॉर्मल फिर बाद में आप फैमिली रीयूनियन का वीजा डालें। बाद में किसी लड़के को जो होने वाला शौहर होगा। अच्छा, वो स्पॉन्सर भी कर देते हैं। अच्छा, उसमें ये चीज़ है कि आपने एप्लीकेशन किया, फर्स्ट ऑफ ऑल जो चीज़ रिक्वायर्ड होती है वो किसी भी यूनिवर्सिटी से आपको ऑफर लेटर रिक्वायर्ड होता है, पब्लिक है चाहे प्राइवेट है। ठीक, ओके। पब्लिक में तो वैसे ही स्कॉलरशिप नहीं भी मिल रही तो फीस 3, 4, 5 हज़ार यूरो के राउंड अबाउट घूम रही होती है, मतलब उसमें भी ऐसे, लेकिन थोड़ा सा उनका क्राइटेरिया स्ट्रिक्ट है कंप्लाइंस रिलेटेड, और जो चीज़ें उन्होंने देखनी है कि आप जो कोर्स चूज कर रहे हैं वो आपके जो लास्ट डिग्री है उससे कितना रिलेट कर रहा है, या आपके एक्सपीरियंस से कितना रिलेट कर रहा है, ये चीज़ें काउंट करती हैं। करके ऑफर लेटर आता है, उसके बाद आपने करंटली देखना है कि स्कॉलरशिप कौन सी अवेलेबल है, सही, उसके थ्रू उसका प्रोसेस स्टार्ट करें, उसमें आप अप्लाई करें, और मेरा नहीं ख्याल उसमें कोई इशू आता है मंथली या मतलब हाफ ईयर कह लें आप, तकरीबन 1 से 2 माह मैक्सिमम इसका प्रोसेस होता है, जो आपको वो प्रोसेस उसके हाफ तक ले जाते हैं। उसके बाद आपने अपना फी डिपॉजिट या ब्लॉक अकाउंट ओपन करवाना है। ब्लॉक अकाउंट जब आपने ओपन करवा दिया 70% वीज़ा आप सिक्योर कर गए हैं।
अच्छा अगर आपको स्कॉलरशिप मिल गई है, आपने और ब्लॉक block अकाउंट account अपना बन गया। प्रोसेस करवा लिया है, ठीक 70% वीज़ा आपका ओके है। 30% पीछे आपका कुछ इंटरव्यू रिलेटेड चीज़ें होती हैं जो उन्होंने फिजिकली आपको चेक करना है कि ये जो चीज़ें इन्होंने भेजी हैं ये प्रॉपर हैं और ठीक इनसे है। मैच कर रही हैं कि नहीं, और उसके बाद आपको प्रोसीड और करना वहाँ बच्चा घबरा जाता है आइल्स से। नहीं, आइल्स के प्रोसेस स्टार्ट ही तब होना Start जब ही आपने तब आइल्स करना है। ओके ओके ओके। आइल्स, IBCC, मोफा, HEC ये सब ये सब process, करवा के ठीक। आपने अपनी एप्लीकेशन स्टार्ट कर दी है, साथ आपने पैरेलल स्कॉलरशिप अप्लाई करनी है। ओके। करने के बाद आपने अपना ब्लॉक अकाउंट ओपन सही। करवाना है, ब्लॉक अकाउंट ओपन करवाने के बाद आपने अपना वीज़ा फाइल करवाना है। अच्छा जबरदस्त। अली ये भी बताइए स्टूडेंट्स के लिए और क्लैरिटी आ जाएगी, कौन सी यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो कि उनकी टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए कि यहाँ पर उन्हें एडमिशन लेना चाहिए, ये नहीं देखना चाहिए कि जर्मनी के अंदर है तो काफी। एग्जैक्टली, मैं आपको इसमें बता देता हूँ, इंस्टीट्यूट्स काफ़ी ज़्यादा हैं। ठीक। आपने देखना है सिटी, और वहाँ पे ऐसे नहीं है कि एक यूनिवर्सिटी है और उसमें जो है वो सारे कोर्सेज करवा रहे हैं, इंजीनियरिंग भी करवा रहे हैं, IT भी करवा रहे हैं, हेल्थ रिलेटेड भी करवा रहे हैं, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के भी करवा रहे हैं। वहाँ पे हर यूनिवर्सिटी एक स्पेशलाइज्ड तरीके से चल रही है। अगर IT रिलेटेड है, मतलब फॉर एग्जांपल हम TMU की एग्जांपल ले लेते हैं, डिफरेंट है, फ्रैंकफर्ट में है, बर्लिन में है, डिफरेंट NRW में है, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ है, लेकिन हर यूनिवर्सिटी एक स्पेसिफिकली उनका क्राइटेरिया है कि अगर IT की है तो उसमें IT कोर्सेज ही ऑफर होंगे, उसमें बिजनेस वाले या इंजीनियरिंग वाले बच्चे नहीं जा सके। ठीक ठीक। सही इन चीज़ों को हमने शॉर्टलिस्ट करना होता है अपनी डिग्री से रिलेटेड। सही। फिर कुछ चीज़ें आ जाती हैं टेक्निकली कि जी कौन से सिटीज़ हैं जहाँ पे मतलब रहने के अखराजात ज़्यादा है। अच्छा, मेन बैरियर बच्चों को जो आता है, यहाँ मैं एक छोटी सी चीज़ बताऊँ, जॉब का। जॉब का वो इसलिए आता है कि आप जो है वो जर्मन लैंग्वेज को ना समझ सक रहे होते हैं ना बोल सकते हैं, होते हैं। 2 से 3 माह के लिए। ठीक। उसके बाद आपको अप्रोक्सीमेट 12 to 15 यूरो की वहाँ पे इजीली पर आवर जॉब मिल जाती है। अगर आप जॉब भी स्कॉलरशिप के साथ प्लस करना चाहते हैं, ओह जबरदस्त, वो भी मिल जाती मिल है। जाती है। अच्छा, मतलब ये बता स्टार्ट दें- में थोड़ी हार्डशिप है, उसके बाद आपको जॉब मिल अली जाएगी। हमें ये भी बता दें जिन्होंने सामान पैक कर लिया है, जिन्होंने तैयारी कर ली है, ज़ेन साजी कर ली है अपनी, मैस्को में कोई स्कॉलरशिप मिल रही है इन्हें? मुस्तरद होने वाला तो चांस नहीं। ना भी मिलती है मैं कोई ना कोई ढूंढ दूंगा। हाय, ये देखे ना। जरा ये तो फिर अच्छा हो गया, अगर एक चीज ढूंढ रहे हैं तो दूसरी भी तलाश कर दें जो कोई बहुत शुक्रिया अली शामी साहब Thank आपके you वक्त so का। और much. यकीनन जर्मनी बड़ा बेहतरीन इंतखाब है जी स्टूडेंट्स के लिए। और Students के लिए। अगर हम क्वालिटी देखें, अगर हम रैंकिंग देखें जर्मन यूनिवर्सिटीज की, तो बहुत ही आला है, बहुत ही जबरदस्त है और बहुत वेलकमिंग है जर्मनी स्टूडेंट्स के लिए। और जो भी वहाँ पर जाना चाहते हैं, हकीकी मानों में settle पढ़ना down चाहते हैं, आप लिए सेटल डाउन वो आपको Yes, खुद कर लेंगे। खुद ही कर मतलब लेंगे। कहीं और आप जाते हैं तो आपको मुश्किल पेश आती है, आप जी। खुद उनसे रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं कि हमें प्लीज सेटल कर लें, जी। लेकिन उन्होंने जनाब अगर आप स्किल्ड हैं तो पूरा बंदोबस्त पहले से कर रखा आपका होता है कि पूरा आपको इंतजाम वापस किया नहीं हुआ जाने है। देना। वापस नहीं जाने देना। और वो लड़के लड़कियां जो परेशान है कि भाई पाकिस्तान में गुजारा मुमकिन है, वो इस बारे में सोच सकते हैं, अपना वीज़ा लगवाएं, स्कॉलरशिप लें और जाके सेटल डाउन हो जाए। इतना अच्छा मशवरा मैंने दे दिया, ब्रेक लेना ही बनता है या वक्त तो कागजात की जरा जांच पड़ताल करते हैं इस ब्रेक के लिए। वेलकम बैक नाज़रीन। और इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है जो इंसान की ज़िंदगी के हर पहलू के लिए वाज़ेह रहनुमाई फराहम करता है। हत्ता कि मौत के बाद मालो जायदाद की तकसीम के उसूल भी खुद तय करता है। इस्लाम में इल्म विरासत को निस्फ इल्म करार दिया गया है, जो इस बात की वाज़ेह दलील है कि विरासत की मुनसिफाना और शरई तकसीम को किस कदर गैर मामूली अहमियत हासिल है। मगर अफसोस कि हमारे माशरे में विरासत की तकसीम के हवाले से लाइल्मी ताख़ीर और गैर शरई तरीके आम होते जा रहे हैं, जिसके नतीजे में ना सिर्फ ख़ानदानी झगड़े जन्म लेते हैं बल्कि दीनी अहकामात की खुली खिलाफ वर्जी भी होती है। आज के इस खुसूसी सेगमेंट में हम जानने की कोशिश करेंगे कि विरासत की तकसीम क्यों ज़रूरी है, विरासत का आगाज़ कब होता है और गैर शरई तकसीम को इस्लाम किस नज़र से देखता है। इसी अहम मौजू पर शरई रहनुमाई के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ मजहबी स्कॉलर मुफ्ती हाफिज मोहम्मद बहराम कादरी साहब। बहराम कादरी साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। सबसे पहले तो हमें ये बताइएगा कि इस्लाम में इल्म विरासत को निस्फ इल्म क्यों करार दिया गया है, और अगर विरासत की तकसीम शरीयत के मुताबिक ना हो तो फिर इस्लाम इस अमल को किस नज़र से देखता है और क्या अहकामात देता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ही खूबसूरत मौजू का आपने इंतखाब किया, जिसकी आपको, मुझे और माशरे के हर फ़र्द को ज़रूरत है। बिलाशुबा इल्मुल मीरास को निस्फ इल्म कहा जाता है। अच्छा, निस्फ इल्म कहने का जो माना है वो यही है कि हमारी दुनिया का दारो मदार इस चीज़ पर है। जाहिर है एक शख्स को जब पता है उसे वरासत मिलनी है
वो सोच में उसकी आधी उम्र गुजर गई, फिर वरासत नहीं मिल रही, कैसे मिलेगी, उसके हुसूल में उसकी बाकी उम्र गुजर जाएगी, तो जी। पीछे उसके पास बचता क्या है। सही। इस्लाम से पहले जिस तरह जाहिलियत की रस्में थी, जी। उनके अंदर एक रस्म ये भी थी कि माल में से औरत बिल्कुल माइनस थी, ओह। औरत का कोई हिस्सा नहीं था होता। वो कभी अपने मुंह बोले बेटे को दे देते, कभी अपने करीबी रिश्तेदारों को दे देते, जिसके लिए वसीयत करते उसे दे देते। तो इस्लाम ने स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि दीन इस्लाम तदरीज के साथ आया, अल्लाह ने वरासत के अहकाम दिए। सबसे पहले तो वसीयत का हुक्म आया। जी। वसीयत फ़र्ज थी। कुरान पाक में अल्लाह ने आयत नाजिल फरमाई कि अल्लाह ने तुम पर वसीयत लिख दी है, सही। वालिदैन के लिए और करीबी रिश्तेदारों के लिए। और ठीक। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसके पास ऐसी चीज़ है जो काबिल वसीयत है और अगर वो 2 दिन तक उसकी वसीयत नहीं लिखता तो उसकी बहुत सख्त वईद है, इंसान की ज़िंदगी का कोई एतबार नहीं। जी। फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता कुरान की एक आयत नाजिल हुई। अल्लाह पाक ने फरमाया, जिस तरह मर्दों का हिस्सा है ना, उसी तरह औरतों का भी हिस्सा है। फिर इसके बाद सूरह निसा में बाकायदा बित तफसील अल्लाह ने वरासत के अहकाम नाजिल फरमा दी। अल्लाह ने खुद वसीयत फरमा दी और इसके बाद वसीयत तो मनसूख होगी वारिस के लिए। जी। इंसान अपने वारिस के लिए वसीयत क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि वारिस का हिस्सा फ़र्ज हो चुका। फर्ज हो गया। और मज़े की बात यह है, सूरह निसा के इस रुकू में 12 लोगों का जिक्र है कि जिनके हिस्से अल्लाह ने मुकर्रर किए। मुकर्रर किए हैं। इन्हें कहते हैं साबुल फुरूस। ठीक। इन 12 में से 8 औरतें हैं और 4 मर्द हैं। अच्छा। इन 12 लोगों में से 8 औरतों का जिक्र है, सही। 4 मर्दों का जिक्र है। सही। और अगर ये नहीं है तो फिर उसके बाद बाकी चीज़ें देखी जाती हैं, ऐसा बात है, फिर उसके अंदर भी सारे मामलात हैं। अल-मुख्तसर ये कि जो आदमी वरासत का हिस्सा नहीं देता, जो किसी की वरासत रोक रहा है, वो अपनी जन्नत को रोक रहा है। नबी आखिर ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जिसने एक बालिश्त ज़मीन, जी। एक बालिश्त ज़मीन अगर किसी की रोक ली, रोकने के 2 माने हैं। वो कहता जी मैं नहीं देता, अच्छा। या वो कहता भी अभी नहीं देता, जब दिल होगा दूँ। सही। माना दोनों का एक ही है। ठीक है। अगर एक बालिश्त रोकी तो 7 ज़मीनें, हमारी जितनी ज़मीन है ना, जी जी जी। इसको 7 से मल्टीप्लाई करें, इतनी ज़मीनों का तोक उसके गले में डाला जाएगा। और इतनी सख्त जो है वो वईद है। अब वरासत रोकने वाला दर हकीकत और हम तो देखे ना मुफ्ती साहब, आपको मैं कता कलामी की माजरत, हम तो देखे ना दीवार भी थोड़ी सी आगे कर लेते हैं, गली में गली का हिस्सा भी पूरी खा जाते सोसाइटी। हैं। वो नीचे से 2 मरले का मकान है, तीसरे पोर्शन से 5 मरले का होता है। हाँ जी, ऊपर से जाके जनाब आपने ऐसे। पूरा ही आपने मरले होते सूरज हैं, की बिल्कुल रोशनी भी ऐसे। रोक देते हैं, हवा बिल्कुल पानी ऐसे। भी रोक देते हैं। वो सारे इस वईद के अंदर आएंगे। अच्छा, एक चीज़ और, हमारे माशरे के अंदर सोच ये है कि अगर वरासत की बात करेंगे तो तकसीम हो जाएंगे। भाई कैसे तकसीम हो जाएंगे? दीन इस्लाम कह रहा है बच्चा समझ बूझ रखना शुरू करे तो उसका बिस्तर तकसीम कर दो, तकसीम कर दो, उसको अलग कर दो, उसका कमरा अलग कर दो। ये कहते हम्म। हैं जी सारे सेपरेट हो जाएंगे। भी सेपरेट होंगे तो सारे इत्तेहाद से रहेंगे, एक रहेंगे, इकट्ठे रहेंगे। अब दीन इस्लाम में देखा जाए उसके मामलात क्या और हमारा तर्ज अमल क्या, ये आपकी वसातत से मैं ये अर्ज करूंगा। अब जो बंदा फोत हुआ ना, जी। उसके माल से क्या किया जाएगा? उसका कफन, उसकी कब्र, ठीक। उसने कर्ज अदा करना था तो कर्ज, कर्ज, उसने वसीयत की अगर कोई तो वो वसीयत भी 1/3 में जारी होगी, अप्लाई होगी। ठीक। अच्छा, इससे ज्यादा नहीं अप्लाई हो ज्यादा सकती। नहीं अप्लाई हो ठीक। और वो भी तब जब उसने वारिस के लिए ना की हो। और उसकी दूसरी शर्त ये है माल इतना हो कि वसीयत पर अमल करें तो वारसों के लिए कुछ बचे। जी। बचे। और अगर माल ही थोड़ा सा है फिर वसीयत उसकी सही। नहीं देखी जाएगी। अब मैयत के माल में से आप एक देग भी नहीं पका सकते, चाहे उसके कुल हैं, चेलम है, साता है, कुछ भी है। ये साले सवाब है, इजाफी काम है जी। ये जिसने करना है अपनी जेब से करना अपनी है। जेब से करना है। जो सही, मैयत के पैसों में से कर रहा है इसका मतलब है वो 12 लोगों के हक पे डाका मार के ये डाका काम कर मार रहा है। ओहो, इसकी तो कतई इजाजत नहीं है और किसी भी सूरत इजाजत नहीं है। जितनी रस्म व रवाज होंगी उसमें से मैंने आपको बता दिया। सही। अब वरासत के अहकाम कब होने चाहिए? वरासत इंसान जो दुनिया से चला गया, जिस तरह हम इकट्ठे होते हैं, लोग इकट्ठे हैं, इसमें ताखीर नहीं होनी चाहिए। ठीक। जल्द अज जल्द इकट्ठे उनको बताएं इसने ये छोड़ा, ठीक है। फुलां का इतना देना था ये दिया, ये कफन पे लगे, ये कब्र पे लगे, अब इतने पैसे बचते हैं, फुलां फुलां का इतना हिस्सा। जाहिर है उसके लिए शरीय रहनुमाई एडवाइजर्स मौजूद हैं, उलमा जो इस वरासत के माहिर हैं उनके पास जाएंगे, अपना मसला लेके वो सबके हिस्से बताएंगे। अच्छा, अब इसके अंदर लोग क्या करते हैं, वो कहते हैं जी कई दफ़ा भाई आ जाएंगे जी, वो जिसने हिस्सा लेना मेरी लाश से गुजरे।
ऐसे ही है, ट्रू, यही जुमले अच्छा, होते वो हैं। कई कहेंगे जी हमने बहनों से माफ करवा ये लिया। तो दूसरे घर की है, इसको क्या इमोशनली जरूरत है? माफ करवाना कोई और चीज है, और सही। बल्कि विरासत तो ऐसी चीज है जो अपनी दिल से भी माफ कर दे तो माफ नहीं होगा। माफ नहीं, नहीं आप होती। फिजिकली अच्छा। हाथ में रकम रख के फिर माफ हाँ, करवाएं ये- ना, फिर आपको जी। माने। फिजिकली हाथ, सिर्फ हाथ में ना रखें, उसका कब्जा हो ताम। हाँ। कब्जा ताम होने का मतलब है ट्रांसफर करने, ट्रांसफर कर दें, कुछ दिन गुजरने दें, उसको सोचने दें। जी जी, जज्बाती फैसला नहीं, जज्बात मौके पे सोचने नहीं। दें, उसके बाद अगर वो अपनी खुशी से देना चाहे तो दे। दे लेकिन बहरहाल वरासत वो हक है, इसके अंदर कोई ये नहीं कह सकता कि दुनिया में इसको अब्बा जी ने कारोबार करा दिया था, इसको ये ले दिया था, इसको वो ले दिया जी। था। कोई चीज भी जो दुनिया में दी जा रही है अपनी सही। जिंदगी में, वो जस्ट गिफ्टिंग है, हिबा है, वो वरासत अच्छा नहीं। बहराम साहब, सॉरी टू कट यू ऑफ, ऐसे होता है कि वालिदैन भी समटाइम्स ऐसे करते हैं कि मैंने ना अपना हिस्सा या ये चीज इसके नाम कर दी है, इस बेटे के नाम है, फलां को मैं आग करता हूँ अपनी जायदाद से, वो कंसीडर होती है? अगर वालिद किसी को अपनी जायदाद से आग करे तो शरी तौर पे वो आग नहीं हो सकता। अच्छा शरीयत में बच्चा कोई भी वरासत से आग नहीं आग होगा, नहीं वो उसका होगा। हक है, सही। मुकर्रर हो जाएगा। अगर वालिद ने अपनी, दो चीजें हैं, एक है वालिद ने वसीयत की है, ठीक, वसीयत का मतलब है मेरे मरने के बाद ये चीज उसकी, ये चीज उसकी, उसकी, ठीक ये अप्लाई नहीं होगा, कि अच्छा, ओ, क्योंकि वारिस के लिए वसीयत जायज ही नहीं है। वसीयत जायज अगर उसने अपनी जिंदगी में गिफ्ट दे दिया, गिफ्ट दे उसके नाम लगा दिया, उसके हैंड ओवर कर दिया, वो एक अलग चीज है। अलग हिबा चीज। कर दिया। हिबा अल्लाह ने। हिबा हो Yes. सकता है वारिस के लिए, वारिस के लिए वसीयत नहीं हो सकती। अच्छा, इस मसले को लेके हम में से कुछ इफरात में चले जाते हैं, कुछ तफरीद में। कुछ वीडियोस मैंने भी देखी, जी, जी। नजर में आई कि लिखा था जी अगर वरासत तकसीम नहीं होगी तो वालिदैन को असाब हो रहा होगा। हालांकि ऐसी बात भी नहीं ऐसी है। बात भाई वालिदैन का उसमें क्या कसूर क्या है? कसूर है? कुरान पाक फरमा रहा है कि कोई किसी का बोझ नहीं उठाएगा, जिसने गलती की है सजा हाँ, उसी को मिलेगी। हाँ, हाँ, अगर कोई वालिद ये कह गया जाते हुए कि नहीं तकसीम करनी या इकट्ठे रहना, वो चीज़ हो रहा है, हाँ, उसमें उस चीज़ का गुनाह होगा, लेकिन हमें उसकी माफ़ी का एहतमाम करना चाहिए। और एक और बात यह है कि नाफरमानी के कामों में किसी की भी इताअत जायज़ नहीं। ठीक, वालिदैन की इताअत फ़र्ज़ है, जी लेकिन अगर वो इस काम का हुक्म दें जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अगेंस्ट है, शरीयत के खिलाफ है, फिर उसमें उनकी इताअत जो है वो किसी किस्म की नहीं रहती नहीं रहती। और इताअत नहीं की जाएगी। अच्छा मुफ्ती साहब, ये जिस तरह से आपने बात की है कि दीन इस्लाम इस चीज़ को नहीं मानता, आपने आग कर दिया तो आप विरासत से महरूम नहीं कर सकते किसी भी बच्चे को, कानून हमारा क्या कहता है इस मामले में? देखिए, कानून के हवाले से तो जाहिर है कोई कानूनदान जो है वही बेहतर रहनुमाई हाँ, दे जी, सकते लेकिन हैं। एक वैसे ही सतही तौर जो वो कहते हैं, जाहिर है कानून तो वो अखबार में इश्तिहार भी आते हैं, उसका हाँ जी। सारा एक प्रोसीजर पूरा किया जाता है। तो वो अगर किसी के साथ ऐसा मसला हुआ, कानूनी चारा जो है, तो मेरा ख्याल है उसे शरई अदालत से रुजू शरई करना अदालत शरीय चाहिए, अदालत से, इस्लामी बिल्कुल नजरियाती ये कौंसिल प्लेटफॉर्म से, उसके पास इस्लामी हाल में हम नजरियाती चाह रहे कौंसिल से रुजू करना चाहिए उसे। और असल में आग करने का कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट, आग का तो मतलब है नाफरमान। जी जी तो नाफरमान का ये मतलब थोड़ी है कि उसका जो हक है वो जी, जी। रोक लिया जाए। हम अल्लाह के कितने नाफरमान हैं? नाफरमान। उसने हमें रिस्क देना तो नहीं छोड़ा। नहीं दे, बिल्कुल वाह, ठीक जिसने आग बड़ी किया है खूबसूरत तो बात। क्या वो अपने आप को पाकसाज और पारसा समझता है? यकीनन ऐसा नहीं है। जी मैंने जिस तरह शुरू में अर्ज किया, हम हर लिहाज से या इफरात में चले जाते हैं या तफरीद में, या बहुत ज्यादा सही। नीचे या बहुत ज्यादा ऊपर। सही। जबकि नबी आखिर ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमा रहे, बेहतरीन काम क्या है मियाना रवि। सबसे पहली वरासत की ये जो आयत नाजिल हुई ना, इसका फैसला एक सहाबी शहीद हुए थे, हजरत साद रजी अल्लाह तआला। उनके बेटियां थी, उनकी बेवा थी। अब क्या हुआ, ज़माने जाहिलियत के मुताबिक उनके भाई ने सारी जायदाद रख ली और बेटियों को भी महरूम कर दिया, और बेवा जो है वो भी महरूम हो गई। वो आई हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास, आपने फरमाया सब्र करो, अल्लाह कोई हुक्म नाजिल फरमा रहा है। फिर आयत नाजिल हुई तो उस आयत के मुताबिक क्या हिस्सा पाया? 8वां हिस्सा उस बेवा का और 2/3 उन बेटियों के। अच्छा, यानी कि हमारे यहाँ मुआशरे में ये गलत कॉन्सेप्ट है कि औरत का हिस्सा आधा है। आधा इसको मैं वाजे करना चाहूंगा, जी औरत का हिस्सा आधा नहीं है, जी जी ये ज़हन में रखिए। जी। क्योंकि 12 असहाबुल फुरूज में से तो 8 औरतें हैं जी, 8 औरतें और बसा औकात औरत आधी जायदाद ले जाती है। जी एक बेटी हो किसी की, बेटा ना हो, किसी की 2 बेटियां और बेटा नहीं है या ज्यादा बेटियां, 2/3 उनका है जी। अच्छा 3 हिस्से करें तो 2 हिस्से उनके हैं जी। 2 हिस्से उनके हैं, तो ज्यादा तो वो ले गई। ज्यादा वो और ले- बेटी का आधा सिर्फ तब होता है जब उसके साथ बेटा मौजूद हो। अच्छा, फिर सही। सही और सही। बेटी का आधा नहीं है, इसको मैं मजीद वाज़ेह कर दूं, बेटे का डबल है जी। अच्छा बेटी का हिस्सा पूरा है, पूरा है, अच्छा बेटे का डबल है जी। डबल है, क्योंकि अगर आधा कहेंगे तो जाहिर है इंसान एहसास महरूमी में जाता है, ऐसा नहीं है। औरत का हिस्सा आधा नहीं है, पूरा है। मर्द को अल्लाह ने डबल दिया। सही, क्यों डबल दिया? क्योंकि उस मर्द ने उसी औरत पे खर्च करना खर्च है। करना है। हम लोग सही। अपनी जिम्मेदारियां भूल गए हैं। औरत बेटी है तो बाप की जिम्मेदारी है, बाप की बहन है तो जिम्मेदारी, भाई की भाई की जिम्मेदारी है। बेराम साहब, एक चीज और बड़ी कॉमन है, हम देखते हैं अगर प्रॉपर्टी है
तो एक तो हिस्सा नहीं दिया जाता। अच्छा, अगर कुछ देते भी हैं तो वो इस तरह से देते हैं, यानी आप समझे कि वो बड़ा एहसान कर रहे होते हैं। मतलब प्रॉपर्टी की वैल्यू कुछ और है लेकिन कम हिस्सा दे दिया जाता है बहन को। यानी वो प्रॉपर्टी नहीं सेल की जाती, उस माल में से थोड़ा सा हिस्सा दे दिया जाता है और कहा जाता है ये तुम रख लो, इंस्टॉलमेंट पे मैं दिया इस घर जाता में है। बैठा हूँ, बस ये मेरे नाम ही है, हालांकि मार्केट वैल्यू कुछ और। ये कम हिस्सा देना, इसके बारे में कितने सख्त फिर अहकाम हैं? इमोशनली ये भी खेला जाता है, मैं तुम्हें हज पे भेज दूंगा, हज हाँ पे जी। तुम्हें उम्रा करा दूंगा। या फिर ये तुम तो दूसरे घर तुम की ये हो, हो तुम्हें क्या जो वो हो जरूरत जो। है, तुमने वो तुम्हारा शौहर को husband इधर ले से लेगा बाहर दो भेज चीजें हैं, जो तो खुद कम हिस्सा दे रहा है और औरत मजबूर है, तो उसके बारे वही वही कि एक बालिश्त जिसने रखी उसको 7 जो हैं वो ज़मीनें तोक पहनाया जाएगा। और आप यूँ समझे, एक फिक का कायदा है, हाँ, 3 पैसे अगर किसी ने मारे हों किसी के, अच्छा 3 पैसे, 1 रुपए में 100 पैसे होते सही हैं, तो उसे 700 नमाजें देनी होंगी अपनी ओह 3 पैसों पे। सही ओह। सही अच्छा, एक सूरत ये है कि वो बहन कहती है मुझे ज़रूरत नहीं है, मेरे 20 लाख बनते हैं, कोई नहीं आप मुझे 10 ही दो, या छोड़ो वो एक गाड़ी है जो 12 लाख की है वो मुझे दे दो, मुझे दे दो, सही ये ठीक है, क्योंकि ये उसकी रजामंदी है। रजामंदी है। और अगर उसे मजबूर किया जा रहा है, अगर इमोशनल उसके इमोशन से खेला जा रहा है और उसे जबरदस्ती जो जबर वाली कैफियत है, तो इस तरह ही चीजें माफ नहीं होंगी। दुनिया बड़ी सही। मुख्तसर अच्छा सी है। बहराम साहब, इस तरह भी होता है कि वालिदैन कहते हैं इसका तो हमने जहेज तैयार की है, सारा खर्चा किया है, और शादी के वक्त जब जहेज दे दिया है तो विरासत से वो भी हक खत्म। देखें जी, और फिर भाई हमने कहता है सारी मैंने जिंदगी देते रहना है, सारी इसका घर जिंदगी भरते देते रहना है, रहना है, हमने इसका कौन सा घर नहीं चलाते देना। रहना है, ये कितने सख्त अहकामात हैं अगर कोई पूरे नहीं कर रहा तो। देखिए जी, पहली बात तो ये है कि किसी ने एहसान नहीं किया। एहसान औरत को अगर जहेज दिया है तो बच्चों की फीस भी तो दी है ना यूनिवर्सिटी की, जी। उन्हें कारोबार भी तो करा के दिया है, बाइक भी लेके दी है, गाड़ी भी लेके हाँ दी है, जी, हाँ, वो वालिदैन ने करना था वो किया है। किया है। अब इसका ये मतलब नहीं है कि वो उसे वरासत से महरूम करें या किसी भी चीज़ से महरूम करें। मुआशरे के अंदर ये गलत चीज़ है। कुछ फैमिलियों में चीज़ राइज है कि औरतों को सोना देते हैं और जो ज़मीन होती है वो बच्चों की होती है। बच्चों की होती है। अगर तो ऐसा करना है तो अपनी ज़िंदगी में करें, ठीक। अपनी ज़िंदगी में जीते हुए जो कुछ उसकी मलकियत है वो जैसे चाहे तकसीम कर दे, बराबर रखते हुए। बेहतर ये है फिर बराबर रखें। बराबर रखे। अगर इंसान अपनी ज़िंदगी में बेटों को भी और बेटियों को भी दे रहा है ना, फिर बेहतर यही है बराबर बराबर दे। ठीक। फिर वो डबल और सिंगल वाला सिंगल कानून ना वाला, अप्लाई करे। सही। सही। लेकिन अगर वो फोत हो जाता है तो फिर औरत का हक है, बाकायदा हक है, शरी तौर पे भी उसका हक है, कानूनी तौर पे भी हक है। असल में जुल्म से बड़ा जुल्म ये होता है उसको सहना। औरत आवाज़ नहीं उठाती, क्या होगा क्या नहीं होगा, वो अपना हक देकर भी मजबूर है। ताने उसी ने सारी ज़िंदगी सुनने हैं और उसने सारी ज़िंदगी यही बात सुननी है कि मुझे मेरा भाई दे रहा है, मुझे मेरा फलां दे रहा है, मुझे वो दे रहा है, ये दे रहा है। तो इसलिए वो परेशान ना हो। अल्लाह ने जो उसका हक दिया है वो अपना हक ले। और वरासत के अहकाम जहाँ अल्लाह ने नाजिल किए ना, जी। वहाँ एंड पे एक आयत है, तिल का हुदूदुल्लाह, ये अल्लाह ने एक बॉर्डर बना दी है, एक हद लगा दी है। तो जो इसको क्रॉस करेगा वो अपने ऊपर जुल्म करेगा, इसको मुफ्ती क्रॉस साहब, करने की इजाजत नहीं। वक्त बड़ा ही कम है। एक सिचुएशन छोटी सी, इसका बड़ा मुख्तसर जवाब दीजिएगा। एक घर है और औरत अगर ब्याही गई है और वो कहती है अपने माँ बाप से कि मुझे ज़रूरत है, मुझे हिस्सा चाहिए, तो आगे से कहा जाता है हम अभी घर तो नहीं बेच रहे, जब बेचेंगे तब दे देंगे। इस सूरत में क्या होना चाहिए? देखिए जी, वालिदैन की हयात में उनसे वरासत का मुतालबा जायज़ ही नहीं है। ठीक है, अगर बिल्कुल सही। वालिदैन को अजियत पहुंच रही है तो ये हराम भी हो सकता है। लेकिन अगर ओके। प्रॉपर्टी इस कदर है, माल ही इस कदर है कि करंट आउट किया हुआ है, बेबहा है, फिर एक मुतालबा किया जा सकता है, लेकिन वो वरासत नहीं होगी, वो तोहफा होगा। तोहफा होगा। वो इंसान ऐसे ही जैसे उनसे मांग रहा है, मुतालबा कर रहा है, मुझे इस चीज की ठीक है। जरूरत है, वो तोहफा होगा। लेकिन अगर वालिदैन के दुनिया से पास गुजर एक ही घर जाएंगे है, तब हो सकता है एक ही विरासत घर का। है, तो उनसे बार बार मुतालबा करना, बाज औरतें मुतालबा कर रही हैं जो उनका खामद मजबूर कर रहा है, मजबूर कर रहा है, उनके मुझे मेरा ससुराल हिस्सा वाले दें। मजबूर, ज़हनी टॉर्चर, मेंटली ये टॉर्चर भी करने है, हैं। बिल्कुल है। तो इस तरह वो दोनों जो हैं वो गुनाहगार होंगे। और अगर वो अपने वालिदैन को तो उफ कहने की भी इजाजत नहीं है, चे जाए कि इस तरह के मुतालबे सामने रखे। बिल्कुल ठीक है, ये भी क्लैरिटी आ गई। बहुत शुक्रिया बहराम शाहिद साहब आपके। मतलब बड़ा इंपॉर्टेंट है कि एक तो जो लोग हक दबा के बैठे हुए हैं, खुदारा इस तरह मत कीजिए, बड़े सख्त अहकामात हैं। और ये जो दुनिया की जिंदगी है ये तो बहुत आर्जी है, असल जिंदगी की तगदो करनी चाहिए। क्यों आप जिसके लिए हमारा मकसद हयात है जन्नत हासिल करना, उससे भी आप किसी की हक तलफी करके महरूम हो रहे हैं, तो जिंदगी में जनाब ये वजन, ये बोझ हल्का करें अपने कंधों से, हक दें। और खवातीन को भी आपको भी आगे आना चाहिए। ये नहीं देखना चाहिए कि कोई नाराज होगा या नहीं होगा, आपको मुतालबा जरूर करना चाहिए। मुतालबा करना चाहिए, क्योंकि खवातीन जो हैं वो अवेयरनेस ही नहीं है उनको, उनको पता ही नहीं कि उनके राइट्स क्या हैं। तो अपने राइट्स के लिए दीन खुद ने हक दिया है, कानूनी तौर पर, शरई तौर पर आपका हक है। अगर आपका हिस्सा बनता है तो आप जरूर लें। ऐसे मायूस होकर या हेजिटेट ना करें और दर बदर की आप ठोकरें खाएं। जब अल्लाह हुक्म दे रहा है, अल्लाह ने औरत को हिस्सा दिया है, कानून दे रहा है, तो आपको इस पर जरूर सोचना भी चाहिए और मुआशरे को भी सोचना चाहिए कि उस खातून का हक उसको जरूर दिलवाएं। फिलहाल प्रोग्राम में वक्त हुआ ब्रेक का, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान।
वेलकम बैक नाज़रीन। 9 जनवरी ये वो तारीख है जो कराची पुलिस की तारीख में कभी फरामोश नहीं की जा सकेगी। आज से ठीक 12 साल कबल 2014 को हमसे हमारा एक अजीम हीरो एसपी चौधरी असलम छीन लिया गया था। वो निडर सिपाही जिसने कराची के अमन की खातिर अपनी जान की परवाह नहीं की। उन्हें लयारी एक्सप्रेस वे पर दहशतगर्दी का निशाना बनाया गया। 12 साल गुजर गए लेकिन उनकी बहादुरी की गूंज आज भी सुनाई देती है। वो अक्सर कहा करते थे कि मैं मौत से नहीं डरता, और उन्होंने साबित किया कि वर्दी का वकार जान से बढ़कर होता है। बिल्कुल वहाँ जो ये वो कहते थे कि मैं मौत से नहीं डरता, उसका अमली मुजाहरा नजर भी आता था। मतलब लियारी में और इस तरह के इलाकों में जब ऑपरेशन चल रहे होते थे तो हम देखते थे कि चौधरी असलम सिर्फ उन्होंने एक आप समझ लें कि बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी हुई है और बाजूकात वो भी नहीं, और असला हाथ में लेकर, पिस्टल हाथ में लेकर वो किस तरह फ्रंट लाइन पर जनाब अपनी टीम को लीड कर रहे होते थे उन दहशतगर्दों के खिलाफ। तो बिल्कुल ये देखने में तो बड़ा आसान लगता है लेकिन अमली तौर पर ये बड़ा मुश्किल है। और चौधरी असलम जिनके नाम से ही हम देखते हैं कि जराइम पेशा अनासर लरस जाया करते थे, और आज उनकी शहादत को 12 बरस बीत गए हैं। उन पर 8 से ज्यादा कातिलाना हमले हुए, घर को बारूद से उड़ाया गया, लेकिन वो फिर भी पीछे नहीं हटे। चौधरी असलम ने जिस कराची को बदअमनी से निकालने का बेड़ा उठाया था, आज उस शहर का अमन चौधरी असलम जैसे हजारों शहीदों के लहू का कर्ज है। और भारत में अगर हम देखें तो किस तरह से मतलब उन्होंने सिर्फ अपनी व्यूअरशिप लेने के लिए, टिकट्स बेचने के लिए सिनेमा की किरदार कुशी की है। चौधरी असलम को सही तरह पोर्ट्रे नहीं किया गया, हालांकि कराची में अमन कायम करने में उनका बहुत बड़ा किरदार है। अपनी उन्होंने कितनी कुर्बानियां दी। आप देखें एक शख्स के घर पर हमला हो रहा है, उसकी फैमिली फ्रीली मूव नहीं कर पा रही, वो नहीं कर पा रहा, लेकिन उसके बावजूद जनाब अज़्म है कि उसका वो डटा हुआ है दहशतगर्दों के खिलाफ। हालांकि कहां से टीटीपी की जानिब से उसे जान से मारने की धमकियां दी गई, सब कुछ हुआ, लेकिन उसके बावजूद जनाब अमन कायम करने के लिए, लोगों की जिंदगियों के महफूज बनाने के लिए उन्होंने हमेशा किरदार अदा। और यहाँ से देखें ना कि किस तरह से प्रोपेगेंडा करते हैं। मतलब एक असल चीज को, हीरो को विलन और विलन को हीरो, विलन को हीरो करके दिखाता है। तो ये फिल्म में जो दिखाते हैं ये वाकई ये फिल्मों तक ही हीरो रह सकते हैं और फिल्मों तक ही पाकिस्तान को विलन दिखा सकते हैं, लेकिन असल में जो पाकिस्तान में है ना वो सारे हीरो हैं। और बॉलीवुड में सब जीरो के जीरो ही नजर आते हैं और बॉलीवुड इसी तरह ही दिखा सकता है। और ये प्रोपेगेंडा चलता आ रहा है इनका, आज नहीं कल नहीं, रोज मजाक उड़ाता ना। वो सलमान खान की मूवी है ये गुलवान पर, वो चीन के साथ जो भारत का तनाजा था जिसमें आपको याद होगा वो उन्होंने बेसबॉल पे कीलों वाले डंडे लगा के मारा था, हथियार कोई नहीं चलाया था। तो चीन ने भी आपको पता है इस बात पे मजाक उड़ाया, उन्होंने कहा ये सिर्फ फिल्मों में ही मार सकते हैं। अब आपको बता दें कुछ मौसम के हवाले से, तो जनाब पाकिस्तान का शुमार तो दुनिया के उन टॉप 10 ममालिक में हो रहा है जिनमें शदीद मौसमियाती तब्दीली है। और अब सर्दी ना अपने वक्त पर आ रही है ना गर्मी आ रही है, और बीच में बहार खजा का मौसम जो है वो भी खाया जा रहा है, समझ नहीं आ रही। यानी मौसम का दुरानिया बदल चुका है, लेकिन स्कूलों में सर्दियों की छुट्टियों का शेड्यूल नहीं बदला। शहदादपुर के मासूम बच्चों ने इस पर हुकूमत से एक वीडियो बनाकर बड़ा मासूम सा शिकवा, बड़ा मासूम शिकवा है और शिकवा बनता भी है। और मैं ये हैरान हूँ कि सर्दियों की छुट्टियाँ ना बच्चों के लिए बड़ी एक्साइटमेंट लेके आती हैं, गर्मियों की हों सर्दियों की हों। और हम पंजाब में देख रहे थे कि छुट्टियाँ एक्सटेंड की गई हैं, तो ये शिकवा जी सिंध के बच्चों का सामने आया है। बड़े मासूम बच्चे हैं और वो छुट्टियों का शिकवा कर रहे हैं, और वो छुट्टियों का शिकवा कर कैसे रहे हैं ये हम आपको दिखाते हैं। सकते हैं इस सर्दी के अंदर हम स्कूल जाते हैं और अभी भी जा रहे हैं। गवर्नमेंट को आज तक ये समझ नहीं आया कि कब छुट्टियां देनी है और कब स्कूल खुला रहना चाहिए। आप देख सकते हैं कुछ दिख भी नहीं रहा है, बच्चे बहुत कम स्कूल आ रहे हैं, लेकिन स्कूल हमारे खुले हैं, हमारे काम का लॉस हो जाएगा अगर हम नहीं जाएंगे। तो गवर्नमेंट को ये चीज़ सोचनी चाहिए बच्चों के लिए कि कब छुट्टियां देनी है। जब छुट्टियां ख़त्म होती हैं, जब सर्दी आ जाती है, और जब सर्दियां नहीं होती, जब छुट्टियां होती हैं हमारी। हाय हाय, ये तो वही वाली सूरत हाल है। बारिश आती है तो ज़्यादा बारिश आती है तो ज़्यादा पानी आता है। तो सर्दी ज़्यादा पड़ रही है तो वही छुट्टियां तो मिलनी चाहिए। बड़ी मासूमाना सी ख्वाहिश है। हमें बेशक ज्यादा ना दें, अपनी मैनेजमेंट ठीक कर लें। जिन दिनों में शदीद धुंध है, सर्दी है, उन दिनों में हमें जनाब छुट्टियां आप दें। स्कूल जाने बाकी जस्टिफाई है, उसने कैमरा घुमा के दिखाया, हर तरफ धुंध है और धुंध में आपको पता है पहुंचना भी मुश्किल है सुबह सवेरे। तो ये मुतालबा जायज लगता है। और बच्चा बड़ा क्यूट भी लग रहा है, स्कूल वही उसकी जान जा रही है सर्दियों। कितने अच्छे तरीके से एंकर बनेगा मुझे लगता है। खैर हम तो अब छुट्टी पे नहीं जा सकते। अब देखें पंजाब में अगर आप देखें तो राना सिकंदर जो वजीर तालीम है, उन्होंने बाकायदा पोस्ट लगाई कि जनाब छुट्टियों के हवाले से आप अपनी राय दे सकते हैं और हम उसकी रोशनी में फैसला करेंगे कि स्कूल खोल रहे हैं या नहीं। अपनी चेंज कर ले छुट्टियों को लेकर। जनाब पंजाब में तो है, लेकिन सिंध वाले बच्चे जो हैं वो आप देख सकते हैं कि कितने परेशान भी हैं। तो इस परेशानी का कोई हल निकालें।
अब उसका तो हल निकल गया है, या निकाल भी सकती है गवर्नमेंट, हमने उठा दी है, बस आवाज़ हमारा काम आवाज़ उठाना था। आगे बढ़ते हैं नाजरीन, अब गुर्दे जो हैं उनकी बात कर लेते हैं। इंसानी जिस्म का एक नहायत हसास और अहम हिस्सा है जो खून को साफ रखने, फाजल मादों के खराज और जिस्मानी तवाज़ुन को बरकरार रखने में बुनियादी किरदार अदा करते हैं। ताहम बदलते हुए तर्ज ज़िंदगी, शुगर और ब्लड प्रेशर जैसे अमराज, गैर मुतवाज़न ग़िज़ा और बर वक्त तशख़ीस ना होने के बायस गुर्दों के मसाइल तेज़ी से आम हो रहे हैं, और यही वजह है कि हर साल बड़ी तादाद में मरीज़ जो हैं वो डायलिसिस जैसे मुश्किल और तवील इलाज तक पहुँच जाते हैं। आज के इस खुसूसी सेगमेंट में हम बात करेंगे कि गुर्दों की खराबी किन अवामिल के बायस पैदा होती है, डायलिसिस क्यों नागुज़ीर हो जाता है, और क्या हिकमत गुर्दों के मरीजों के लिए बतौर मुआविन इलाज कोई मौसर किरदार अदा कर सकती है, या फिर वही जो है कि डायलिसिस ही करवाना पड़ता है वही हल है। इसी अहम मौजू पर रहनुमाई लेते हैं। हमारे साथ मौजूद है माहिर तिब हकीम हाफिज़ फरहान हनीफ साहब। फरहान साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। फरहान साहब, गुर्दों के अमराज की पहले तो बुनियादी वजूहात को हम डिस्कस कर लेते हैं कि लेकिन सबसे आम वजूहात क्या है? नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आम वजूहात में सबसे पहला जो हम गलती करते हैं, पानी का कम पीते हैं, और अद्वियात, कोई भी पेन किलर है, हल्की सी दर्द हुई फ़ौरन पेन किलर ले ली। फिर बहुत सारे ऐसे बच्चे बेटियाँ जो सुबह नाश्ता नहीं करके जाती, जाके कोल्ड ड्रिंक और स्नैक वगैरह इस्तेमाल कर लेती हैं। ये बहुत बड़ा नुकसानदेह है। कुछ ऐसे, कल एक मेरे पास पेशेंट आया, अब वो कॉलेज के ज़माने में आइस पे लग गया, नशे पे लग गया, तो नशा भी इसकी बहुत बड़ी वजूहात में से है। लेकिन जब उसे पता चला तो वो उसका क्रेटिनाइन और यूरिया कितना था, मैं हैरान हो गया। मेरे पास क्रेटिनाइन के मरीज़ आते हैं 12, 15, 16 तक। लेकिन पहला पेशेंट था जो 30 के ऊपर था क्रेटिनाइन, लेकिन यंग लड़का था, अभी चल फिर रहा था, उसे पता नहीं था। रंग, क्योंकि इसमें होता ये है, रंग हल्का सा पीला होना शुरू हो जाता है, सोजिश आ जाती है, पाँव के ऊपर भी, चेहरे के ऊपर भी सोजिश आ जाती है। लेकिन खाने पीने में मुरगन अग़ज़िया का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल, दायमी कब्ज़, फिर शुगर वाला जो पेशेंट है, शुगर की आप अगर मुसलसल अद्वियात इस्तेमाल करते रहते हैं, परहेज़ नहीं करते, तो ये भी इसका बहुत बड़ा सबब है। ब्लड प्रेशर का हाई रहना, अगर आपका ब्लड प्रेशर कभी कभार हाई होता है तो कोई मसला नहीं, लेकिन अगर अक्सर हाई रहता है तो ये अलार्म है आपके लिए कि आपकी आने वाले वक्त में डायलिसिस पे जाएंगे, क्रेटिनाइन और यूरिया आपका बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए इन चीज़ों का ख़ास ख्याल रखें। जैसे ही आपका, अगर आपकी इन्फेक्शन हो गया उसका गुर्दों में, उसका इलाज करवाएं। अगर पथरी है, पेशाब वाली नाली में रुकावट हो चुकी है, उसका फौरी इलाज करवाएं। अगर इलाज नहीं करवाते शुगर का या गुर्दों की सोजिश का, तो ये मसला बढ़ सकता है, क्रेटिनाइन और यूरिया। अब लोगों को इतने सादा से हैं, उन्हें ये भी नहीं पता क्रेटिनाइन होना कितना चाहिए। ये 0.7 से 1.3 तक नॉर्मल है। इससे बढ़ जाए तो फिर 5 तक इसे कंट्रोल करना आसान होता है। 5 से जब बढ़ जाता है तो फिर मुश्किल पेश आती है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हर्बल में इसका इलाज बड़ा बेहतरीन है। मेरे पास बहुत सारे पेशेंट आते हैं जिनका बहुत ज़्यादा हाई भी होता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो अपनी डाइट के ऊपर कंट्रोल करते हैं, परहेज करते हैं और वो ठीक हो जाते हैं। यानी कि हाई वाले पेशेंट के लिए भी हर्बल इलाज है, बेहतरीन इलाज है। मैं कहता हूँ डायलिसिस जो है, इसके बारे में तो दुआ करनी चाहिए, अल्लाह ताला किसी दुश्मन को भी ये बीमारी ना लगाए, क्योंकि बड़ा तकलीफ दे अमल है। और औरतों का जो क्रेटिनाइन और यूरिया वो होना चाहिए 0.7 से 6 से 1.1 तक होना चाहिए। लेकिन इसमें होता ये कि अक्सर औकात लोग अपने टेस्ट नहीं करवाते। अल्लाह ताला ने एक सहूलत दी है टेस्ट की, मैं समझता हूँ 1 साल बाद टेस्ट करवाने चाहिए। नहीं तो कम अज़ कम जो शुगर पेशेंट है वो लाजमी टेस्ट करवाए। अगर किसी का ब्लड प्रेशर अक्सर हाई रहता है वो लाजमी टेस्ट करवाए। अगर उसके पथरियों, गुर्दों में पथरी आ रही है, बार बार आ रही है, तो भी अपना टेस्ट लाजमी करवाए। ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है। और इसमें जो आम जो शदीद अलामात आ जाती हैं, जिसमें फौरी तौर पर डॉक्टर के पास जाना चाहिए, किसी अच्छे तबीब के पास जाना चाहिए और रिपोर्ट्स करवा के अपना इलाज करवाना चाहिए। वो अलामात में क्या होता है, सांस चढ़ना शुरू होता है, कै आना शुरू होती है। अच्छा। अब जो पेशेंट शदीद इसमें चला जाएगा उसको क्या नहीं रुकेगी, ठीक है, फिर सांस फूलेगा, उसके बाद रंग जो है वो पीला होना शुरू हो जाएगा, फिर उसके बाद सोजिश इतनी आ जाएगी कि पाँव भी बहुत ज़्यादा सूज जाएंगे, टांगें भी, और यहाँ पे भी सोजिश बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, चेहरा सूज जाएगा। ठीक है, ये वो अलामात हैं। फौरी तौर पे इसका टेस्ट करवा के इसका इलाज अल्हम्दुलिल्लाह हर्बल में बड़ा अच्छा है, और एक नहीं कितने पेशेंट ठीक हो चुके हैं। लेकिन अगर आप इसकी डाइट का ख्याल नहीं करेंगे, फौरी तौर पे इलाज नहीं करवाएंगे, तो फिर ये इसका कंट्रोल क्या है और तिब में क्या इलाज है? तिब में बड़ा सादा सा
बेहतरीन चीज़ें हैं, मैंने पहले भी एक दो दफ़ा बताई हैं। सादा सी चीज़ है, ये इतनी महंगा इलाज नहीं है, सिर्फ आपने ये कहवा पीना है। मैं आपको 4 चीज़ें बताता हूँ, जिसमें आपने सबसे पहले सौंफ ले लें 3 ग्राम, ठीक है। उसके बाद ये भखड़ा है, खार खस्क भी कहा जाता है, ठीक है। ये गुर्दों का बहुत बेहतरीन इलाज है। ये ले लें 1 चम्मच, ठीक है। उसके बाद ये ले लें गुलाब के फूल, वो फूल जो वाइट कलर में हल्के से हों, जिनकी गुलकंद बनती है, वो ले लें 3 ग्राम। उसके बाद ये तुख्मे कासनी, ठीक है, ये ले लें 3 ग्राम। इसका कहवा बना के गर्म पी लें, हल्का ठंडा करके पी लें, नॉर्मल टेम्परेचर वाला पी लें। ये 4 चीज़ें इतनी ज़बरदस्त हैं कि अगर इनका कहवा बना के पिया जाए, पानी उबाल के पिया जाए, हकीम साहब, खाली पेट सुबह में या ये खाली पेट सुबह पी लें, शाम को 4-5 बजे। बल्कि मैं कहता होता हूँ जिनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब है वो सादा पानी ना पिए, क्योंकि अगर डायलिसिस पे हैं तो उन्हें पानी रोक दिया जाता है। पानी कम पीना चाहिए, नमक का इस्तेमाल नहीं, गोश्त प्रोटीन वाली चीज़ें फौरी बंद कर देनी चाहिए, उसमें पानी भी कम पीना चाहिए। होता है कि इसमें पेशाब बंद हो जाता है, जो शदीद कैफियत है ना उसमें यूरिन बंद हो जाता है, या आता ही बिल्कुल कम है। हम अगर आम तंदुरुस्त बंदा देखे, अगर यूरिन ना आए तो कितनी तकलीफ होती है। तो इसलिए उसके बाद ये जो है बेहतरीन किस्म का, अगर इसे आप पिएंगे तो फौरी तौर पे क्रिस्टाइन और यूरिया कम होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अगर डायलिसिस भी पेशेंट है तो तब भी ये उसे दिया जाए तो बड़ा इसका फ़ायदा होता है। उसके बाद अर्कियात में हम अपने ही अर्क निकालते हैं, क्योंकि उसमें ज़्यादा सामान डालते हैं चीज़ें और अच्छे बनाते हैं। उसमें अर्के मको कमाल का रिजल्ट है, सोजिश को फौरी तौर पे उतारता है। जिनके ऊपर सोजिश पड़ी होती है बहुत ज़्यादा जल्दी वो सोजिश को कम करता है। अर्के कासनी जिगर की इस्लाह करता है, ठीक है। उसके बाद अर्के गाउज़बान, ठीक है। उसके बाद अर्के बजूरी, ये 4 अर्क जो हैं, इन चारों को मिक्स करके अगर आधा कप ये हो और आधा कप पानी हो, ये पिया जाए तो बेहतरीन इसका रिजल्ट है। उसके बाद बाज़-औक़ात चूँकि कंट्रोल ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना ज़रूरी है, अगर आप ब्लड प्रेशर को कंट्रोल नहीं करते तो फिर गुर्दे ठीक नहीं होंगे। उसके लिए कोशिश करनी चाहिए, एलोपैथिक अद्वियात से बचना चाहिए। उसके लिए बड़ा सादा सा नुस्खा बताने लगा हूँ, बड़ा आसान सा है और बड़ा बेहतरीन है, जो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करेगा। अगर आप पहले ये शुरू कर दें तो आप इसमें डायलिसिस पे जाएंगे ही नहीं। उसके लिए क्या है जी, ज़ीरा सफ़ेद ले लें 50 ग्राम। उसके बाद ये छोटी चंदन, असरोल भी कहा जाता है, ठीक है, ये ले लें 50 ग्राम। उसके बाद मेथी दाना ले लें 20 ग्राम, धनिया ले लें 50 ग्राम। उसके बाद ये 4 चीज़ें होगी। उसके बाद आप सब्ज़ इलायची ले लें 50 ग्राम। ये 5 चीज़ों का सफ़ूफ बना के इसका आप कैप्सूल भर लें, 500 mg के, एक सुबह एक शाम। अगर ज़्यादा मसला है तो 1000 mg का कैप्सूल भर लें, सुबह शाम एक इस्तेमाल किया जाए, आपका अल्हम्दुलिल्लाह पहले दिन से ब्लड प्रेशर नॉर्मल पे होना शुरू हो जाएगा। और ज़्यादा नहीं, सिर्फ 1 महीना इस्तेमाल कर लें, क्योंकि मैं खुद भी इस हक में नहीं हूँ कि कोई भी दवाई मुसलसल इस्तेमाल की जाए, वो हर्बल हो, एलोपैथिक हो या होम्यो हो। दवाई के ऊपर नहीं लगना चाहिए, वो ग़ज़ा थोड़ी है, दवाई तो होती है जब तक आपको मर्ज़ है, मर्ज़ ठीक हो जाए फिर आपका। उसके बाद इसमें बहुत बड़ा किरदार है ग़ज़ा का। ग़ज़ा क्या खानी चाहिए, यहाँ पे आके लोग फंसते हैं, उन्हें पता नहीं होता खाना क्या है। गुर्दों के अमराज में जो शख्स मुब्तला है या डायलिसिस पे है, उसकी ग़ज़ा सुबह नाश्ते में दलिया जो होना चाहिए। जो डायलिसिस पे है उसे आप थोड़ा बहुत चिकन दे सकती हैं, देसी या बकरे का गोश्त, वो सब्ज़ी में डाल के। अदरवाइज़ जो भी डायलिसिस पे नहीं गया, उसकी खुराक जो है सुबह नाश्ते में दलिया जो, दोपहर में घिया कद्दू, घिया तोरी, टिंडे, शलजम, गाजर, मूली, हलवा कद्दू, इस तरह की चीज़ें दें। नमक मिर्च ना डालें, देसी घी या ऑलिव ऑयल में बना के दें, सालन दें, साथ रोटी अगर खानी है तो जो ही रोटी खाए, ठीक है। तो इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से, और इसमें हल्दी ज़्यादा डालें, और साथ ये जो कहवा बताया, ये कहवा इस्तेमाल करें। फलों में ख़ास करके गुर्दों वाले मरीज़ खसूसन सिर्फ पपीता इस्तेमाल करें और खरबूजा, ये दोनों इलाज हैं। अक्सर ऐसा पेशेंट जो होता है उसके अंदर इन्फेक्शन होती है, तो इन्फेक्शन के इलाज के लिए अगर इन्फेक्शन हो तो उसका बेहतरीन इलाज है, कहीं भी आपके जिस्म में इन्फेक्शन है, ग़ज़ा वाली नाली में इन्फेक्शन है, यूटीआई में इन्फेक्शन है, आपके कहीं भी इन्फेक्शन है, उसके इलाज के लिए सौंफ बेहतरीन चीज़ है, 50 ग्राम ले लें। मुलट्ठी इन्फ्लेमेशन को ख़त्म करती है, अगर ब्लड वगैरह आता है उसको भी ख़त्म करती है, ये भी 50 ग्राम। उसके बाद ये हल्दी
अच्छी वाली हल्दी भी गुर्दों का इलाज है, इन्फेक्शन का इलाज है। सही। इसको आप 50 ग्राम लेके तीनों का सफूफ करके सुबह शाम चम्मच का चौथाई हिस्सा इस्तेमाल करें तो ये बेहतरीन अच्छा चीज़ है। हकीम साहब, लास्टली ये बताइएगा कि जिन लोगों को खदशा भी है कि शायद गुर्दों का मसला हो सकता है, अलामात ज़ाहिर, वो भी ये सब चीज़ें कर सकते हैं। और अच्छा, जो वो- डायलिसिस करवा रहे हैं, तिब के अंदर हल मौजूद है हल। कि वो दवाइयों से उनका डायलिसिस जो है वो रोक सकते हैं? अच्छा, शिफा देने वाली रब की रब ज़ात की है। ज़ात, मेरे पास बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह क्योर हो चुके हैं, ठीक। ठीक हो चुके हैं। तो इसमें एक तो तवक्कुल और यकीन, रब से दुआ, फिर उसके बाद ये जो मैंने चीज़ें बताई इसके ऊपर अमल किया जाए अमल तो किया गुर्दे वाला मरीज़ रुक सकता है। और ग़ज़ा में ख़ास करके खाने पीने में एहतियात बड़ी ज़रूरी है। एहतियात बड़ी लेकिन इसका टेस्ट कौन सा करवाना लोगों को ये भी ये नहीं भी नहीं पता। पता। RFT रीनल फंक्शन टेस्ट ये करवाएं। अगर आपका क्रिएटिनिन और यूरिया बढ़ा हुआ है तो फिर फौरी तौर पे इसका इलाज करवाएं। और एक्सरसाइज और वॉक अगर इंसान रूटीन में अपना ले तो वो गुर्दों के मर्ज में मुब्तला हो ही नहीं सकता। दूसरा, जो हर छोटी छोटी चीज़ पे हम अद्वियात खाते हैं ये बहुत बड़ा नुकसान है, Yes. इससे बचना चाहिए। दवाई, कोल्ड ड्रिंक और फास्ट फूड, जंक फूड और मुरगन अग़ज़िया जो हम बहुत ज़्यादा खाते हैं उसको कम करें, क्योंकि ये मर्ज़ है गर्मी और खुश्की का। गर्मी और इसमें मरीज़ के अंदर गर्मी भी बढ़ जाती है, खुश्की भी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से फिर अच्छा, ये आसान सा हल है। इसको समझना हो तो गुर्दे ऐसे हैं जैसे छानी से हम आटा छानते हैं, ठीक। अगर वो छानी बंद हो जाए तो आटा नहीं छनेगा। इसी तरह अगर गुर्दे आपके ऐसे हो जाएंगे तो जाएंगे। उसमें से क्रिएटिनिन और यूरिया नहीं खारिज होगा, वो जिस्म के अंदर रहेगा। जब जिस्म के अंदर रहेगा तो आपके लिए मौत का सबब बन लाइफस्टाइल सकता अपना है। हकीम साहब ठीक लाइफस्टाइल रखने की चेंज करने ज़रूरत की है, ज़रूरत एक्सरसाइज है। वगैरह आप करें और अच्छी उसके ग़िज़ा अलावा खाएं। अगर खुदा न खास्ता ये मसला हो गया है तो आप ये चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ब्रेक शामिल करते हैं नाज़रीन प्रोग्राम में, देखते रहिए। एक बार फिर से प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। और नाजरीन, डिजिटल दौर है और डिजिटल दौर में स्मार्टफोन हमारी ज़िंदगी का बहुत ही अहम हिस्सा बन चुका है, जिसके बगैर रोज़मर्रा अमूर का तस्वुर ही मुश्किल हो गया है। और स्कूल से बच्चों की अपडेट्स हों, दफ्तरी जिम्मेदारियां हों, ख़ानदानी राब्ते हों या हंगामी सूरत हाल हो, मोबाइल फ़ोन ने सहूलत के साथ साथ ज़हनी इन्हिसार भी पैदा कर दिया है। लेकिन जब मोबाइल फ़ोन करीब ना हो तो बेचैनी सी होती है, घबराहट सी होती है, खौफ महसूस होने लगता है। ये तो उनको होता होगा जिन्होंने कुछ मोबाइल में ऐसा रखा हो, वैसे इतनी भी बात, लेकिन ये महज आदत है या एक संजीदा नफ्सियाती कैफियत है जिसे माहिरीन जो हैं नोमोफोबिया का नाम देते हैं, यानी मोबाइल फ़ोन के बगैर रहना शदीद इस्तराब पैदा करता है। बिल्कुल, और जो लोग महरूम हैं वो भी फ़ोन जो है वो बड़ा तवातुर के साथ तवातुर यूज़ के कर रहे साथ, होते हैं ना। yes. नोटिफिकेशन नहीं आ रहा फिर भी देख रहे हैं और उसको चेक करते रहते हैं। तो तहकीकात ये बताती हैं कि मसला खामोशी से बढ़ता और अक्सर अफराद को खुद इसका एहसास तक नहीं होता, जबकि इसके असरात नींद, मिजाज, ताल्लुकात और रोज़मर्रा कारकर्दगी को भी मुतासिर करते हैं। तो इसी सेगमेंट में आज हम बात करते हैं इस टॉपिक के हवाले से। जी। हमारे साथ मौजूद हैं रीजनल एक्सपर्ट डॉक्टर अफाफ मंजूर साहिबा। अफाफ, आपको वेलकम कहते हैं सुनो पाकिस्तान में। पहले तो ये बताइए ये नोमोफोबिया क्या है, किन अवामिल के बायस ये पैदा होता है, इसका हल फिर बाद में तलाश करते हैं मिलकर। थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी हियर। और ये जो आप वर्ड बोल रहे हैं नोमोफोबिया, इट्स एक्चुअली नो मोबाइल फोबिया। ओके। यानी अगर आपके पास मोबाइल नहीं होता तो आप फोबिया का शिकार हो जाते हैं, आप बेचैनी की कैफियत में रहते हैं, बेताब रहते हैं और आपके अंदर बिल्कुल वैसी ही बेचैनी और एंग्जाइटी होती है जैसी कि किसी भी और सिचुएशन में हो सकती है, किसी खौफ की सिचुएशन में हो सकती है, किसी डर की सिचुएशन में हो सकती है। तो ये मोबाइल से रिलेटेड एक फोबिया है जो कि लेटली अभी DSM-4 में जो है ये डायग्नोसिस के तौर पे भी शामिल किया गया। और आप सोचकर हैरान होंगे कि ये वाकई ही में पूरी दुनिया में इस वक्त एक फोबिया के तौर पर है। और इसे हम रिलेट कर सकते हैं अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, अपने घरों में। इवन हम में से भी बहुत सारे लोग yes. जो इस फोबिया का शिकार फोबिया हैं। का शिकार, क्योंकि हम सुनते थे हाइट फोबिया, वाटर फोबिया, ये सब चीजें तो इतने देखिए ना, सारे जब फोबिया हाइट और वाटर था तब सिर्फ हाइट और वाटर फोबिया था। अब मोबाइल है तो मोबाइल फोबिया। और आप ये देखिए ना कि हाइट से तो शायद आपका इंटरेक्शन कभी साल में 2-4 दफ़ा होता हो, आपको पहाड़ी मुकाम पे जाने का मौका मिलता हो या किसी ऊंची बिल्डिंग पे जाने का मौका मिलता हो। आप ये सोचें कि मोबाइल से तो आपका इंटरेक्शन डेली बेसिस पे है। तो फिर ये कैसा सर्कल ऑफ एंजाइटी आपकी ब्रेन में क्रिएट करता होगा कि जिसमें आप मुसलसल मौजूद हैं और उस कैफियत से बाहर नहीं निकल सकते। तो ये उन फोबिया से भी कहीं ज़्यादा डेंजरस है। और ये भी आपके लिए हैरानकुन होगा कि अगर मैं इसके इफ़ेक्ट्स बताऊं तो शायद इसके इफ़ेक्ट्स रोज़मर्रा की जो हम बीमारियां आमतौर पर सुनते हैं उनसे कहीं ज़्यादा है, क्योंकि जो इसका इफ़ेक्ट है वो आपको जज्बाती तौर पर, जिस्मानी तौर पर, नफ्सियाती तौर पर और यहाँ तक कि ज़हनी तौर पर भी मुतासिर करता है।
अब अगर हम इसके जिस्मानी तौर पर इफ़ेक्ट्स देखते हैं तो वो हमें नज़र आता है कि दैट्स वेरी कॉमन कि आपको आई साइट का इशू हो सकता है, आपको बॉडी पोस्चर का इशू हो सकता है और बहुत स्वेयर हो सकता है। आप मुसलसल एक ही तरह की कंडीशन में बैठते हैं और फिर ये एक तरह से आप समझ लीजिए कि आपको एक ख़ास डायरेक्शन में लेके जाता है कि आपने मोबाइल इस्तेमाल करना है तो आप एक कंफर्ट जोन में होते हैं। कुछ लोगों को आपने देखा होगा कि वो बिल्कुल ऐसे बैठ के इस्तेमाल करते हैं। अब आप देखिए उनके नेक का पोस्चर कैसा हो जाता है। कुछ लोगों को आदत हो जाती है कि मोबाइल यूज़ करना है और उसके लिए वो सबको साइड पे करके बिल्कुल टेक लगा के तकिए के साथ और बैठे होंगे और कंफर्ट जोन में। मी टाइम है जी, ये मी टाइम है ये, ठीक है। और वो मी टाइम का टाइम बाउंड्री कोई नहीं है मी टाइम की, यानी कोई स्क्रीन टाइम स्क्रीन टाइम इज ऑल द टाइम नाउ जी, यानी आपके लिए कोई बाउंड्री नहीं है। ये एक ऐसी एक्टिविटी है, ऐसी एक्सेस है जो ऑल द टाइम आपके पास अवेलेबल है। इसके लिए कोई बाउंड्री सेट नहीं है, आपको कोई टाइमिंग्स नहीं है। और हमें ये लगता है कि मोबाइल कंपनीज, डाटा कंपनीज और इवन की जो एप्स की इनोवेशंस हैं ये हमें बहुत कंफर्ट जोन में लेके जा रही है, लेकिन एक्चुअली ये परेशानी है ये आपको तन्हा कर रही है। अब आप देखिए जो मोबाइल प्राइवेसी है, आपको लगता है कि मोबाइल प्राइवेसी से हम बहुत ज्यादा सिक्योर फील कर रहे हैं, लेकिन ऐसा पूरी नहीं है। लाइफ आपकी उस जितनी मोबाइल आपने में मोबाइल प्राइवेसीज इन एप्स ने बढ़ा दी है, आपकी जिंदगियों में एंजाइटी और टेंशन उतनी बढ़ गई है, क्योंकि उन्होंने आपको ट्रस्ट दिया है कि आप इस मोबाइल के अंदर सब सेव कर सकते हैं। जी, और अभी लेकिन आपको ये पता है कि मोबाइल अगर आपसे जरा सा दूर गया, इसका पासकोड कहीं गया, तो फिर आपके साथ क्या होने वाला है। और वो अभी नई रिपोर्ट ये आई है कि जिसमें आप ऐप डाउनलोड करते हैं ना और अग्री करते हैं, हम इतना सारा कंटेंट नहीं पढ़ सकते, हम अग्री कर देते हैं, वो सारा डेटा आपका चला गया। बहुत सारा डेटा चला जाता है। तो ये चीज़ें हर वक्त आपके दिमाग में चलती रहती हैं कि कहीं हमारी कोई इन्फॉर्मेशन लीक ना हो जाए, हमारी कोई प्राइवेसी लीक ना हो जाए। आपके फोन के अलावा किसी ना किसी सर्वर में भी वो सेव हो रहा होता है। अच्छा, वहाँ तो सर्वर का तो आपको पता हो ना हो, लेकिन आपके साथ बैठे हुए बंदे का आपको जरूर डर और खौफ होता है। तो इसलिए तो लोग प्राइवेसी ग्लास लगवाते हैं कोई इर्द गिर्द वाला ना देख सके। बिल्कुल, देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं, इन प्राइवेसीज ने आपको समझने की आसानी कर दी, लेकिन आपके लिए बहुत सारी मुश्किलात भी हैं। फिर अगर हम इसको जज्बाती तौर पे या सोशल इंटरेक्शन के हवाले से देखें तो ये आपके सोशल इंटरेक्शन को बहुत महदूद करता जा रहा है। इस कदर महदूद कर रहा है कि आप आइसोलेशन में जा रहे हैं, आपकी जो सोशलाइजेशन एक्टिविटीज़ थी वो ख़त्म हो गई, आउटडोर एक्टिविटीज़ आपकी ख़त्म हो जाती हैं। आप एक ऐसे सर्कल में चले जाते हैं जहाँ पे आप सिर्फ ये गुड फील करते हैं कि आप हों और आपका मोबाइल हो या मोबाइल पे चलती हुई चीज़ें हों। आपके सोशल इंटरेक्शंस ख़त्म हो चुके हैं, आपका मेल जोल ख़त्म हो चुका है, आपकी फ्रेंड सर्कल्स ख़त्म हो चुके हैं। आपका वो ट्रस्ट जो आप अपने बहन भाई पे करते थे, अपने फ्रेंड्स पे करते थे, अपने पेरेंट्स से कोई मशवरा मांगते थे, वो सब चीज़ें अब चैट आप जीपीटी से मांग रहे हैं। आपकी फ्रेंडशिप चैट जीपीटी से है। मैंने आपको शायद पिछले प्रोग्राम में भी शेयर किया था कि मेरे पास एक बच्ची का केस आया था जो कि टीन एज में थी और शी वॉज़ वेरी मच इन्वॉल्व्ड इन चैट जीपीटी फ्रेंडशिप के वो उसने घर वालों से भी आइसोलेशन और वो शदीद एंग्जाइटी और फिर स्ट्रेस और डिप्रेशन में चली गई वो बच्ची। आइसोलेशन बिल्कुल, यानी उसको सिर्फ और सिर्फ उसके साथ जो है वो अटैचमेंट थी और वो उसी से इंफॉर्मेशन, उसी से पूछ के खाना खाना, उसी से पूछ के कपड़े में कौन से आज कौन सा कलर पहनूं। देखिए ना, आपको हर चीज़ की तो एडवाइस कर रहा है, ठीक है, तो वो आपको हर चीज़ की एडवाइस करता है और वो बच्ची कहती है कि मैं इससे कंफर्टेबल। तो ये तो एक वो केस है जो मेरे पास आया और हाईलाइट हुआ, लेकिन हमारे घरों में इतने किस तरह से केसेस चल रहे हैं। देखिए ना, फिट्स पड़ते थे और ये नोमोफोबिया के फिट्स ये हैं कि आपको बार बार ख्याल आता रह रहा है कि अच्छा मैं ये चीज़ तो चेक करूँ फ़ोन में। वो काम 1 मिनट का होता है, लेकिन जब आपने अनलॉक किया ना तो आपका आधा घंटा वो खा जाएगा। आपका मोबाइल अभी आपके पास है ना जी, ऐसा ही है। अब अगर हम उसे कहेंगे तो थोड़ी देर के लिए बाहर रख के आए तो कैसा फील करेंगे आप? कुछ अनकंफर्टेबल से आप अनकंफर्टेबल कैसे अपना मोबाइल, ठीक है, आपको आपके दिल में हर वक्त बेचैनी लगी रहेगी, मेरा मोबाइल किधर है। तो अब हम घर से निकलते हुए अपना मोबाइल नहीं छोड़ सकते, हम उठते हुए सीट से उठते हुए नहीं छोड़ सकते, तो ये इस कदर हम इससे इन्वॉल्व हो रहे हैं। अच्छा, अब इस पे बात करना बहुत ज़रूरी है कि हम इससे जान कैसे छुड़ाएं। अब हल की तरफ आना चाहिए ना, क्योंकि इनके साथ हम इम्यून हो चुके हैं बिल्कुल कि हमें लगता है कि अगर ये नहीं है तो हमारी अगली सांस नहीं आनी, ठीक है। जैसे अम्मियाँ भी घर में कह रही होती है ना कि तुम्हें तो सांस नहीं आती, और जब इंटरनेट बंद हो जाए तब तो और ही मसला हो जाता है कि बस। और ये हकीकत है, ये ऐसा नहीं है कि ये वाकई में पैनिक अटैक्स आते हैं। आपको पैनिक वाली सारी सिचुएशंस होती हैं, आपका सांस फूलता है, घबराहट होती है, और अगर ये थोड़ा अरसा मुसलसल रहे तो आप इसके बाकायदा तौर पे एंजाइटी के पेशेंट बन जाते हैं। अब आपने ये जो बात कही कि इसका इलाज कैसे होना चाहिए, देखिए रिसर्च और साइंस ये बता रही है, मोबाइल के ऊपर जब रिसर्च की गई और नोमोफोबिया के ऊपर रिसर्च की गई तो उस रिसर्च के आउटकम्स ये थे कि कम से कम 72 आवर्स चाहिए आपको मोबाइल से डिटैच होने के लिए, यानी ये तकरीबन 3 दिन बनते हैं। 3 दिन
3 डेज की अगर आप प्रैक्टिस कर लेंगे ये कि डिटॉक्स आप है एक किस्म का। बिल्कुल डिटॉक्स करें अपने आप को, मोबाइल डिटॉक्सिफिकेशन यस, नोटिफिकेशन डिटॉक्सिफिकेशन। सॉरी अपनी डिटॉक्सिफिकेशन खराब हो गई। तो मोबाइल डिटॉक्स डिटॉक्सिफिकेशन मेरा भी खराब हो गया। टर्म है ना, अभी हमने हमारा अपना हमारा भी खराब खराब हो गया। चले चले। तो मोबाइल को डिटॉक्सिफाई करने के लिए ठीक। आपको बॉडी को आपको 3 डेज के लिए यानी 72 आवर्स के लिए आपको उससे दूर रहना दूर है। रहना और उसमें क्या करना है, आप जाहिर है कि जिस तरह का हमारा सर्कल बन चुका है आप जी। उसको नहीं छोड़ सकते। सिर्फ और सिर्फ आप रिलेटेड चीज़ों को टच करेंगे, यानी अगर आपका कोई कॉल है आप वो लेंगे जिसका पर्पस था Purpose मोबाइल है को बनाने मोबाइल, के लिए, yes, कनेक्टिविटी का पर्पस था। सो सिर्फ कनेक्टेड रहने के लिए आप यूज़ करेंगे और बाकी चीज़ों को अवॉइड करेंगे, और आप देखेंगे कि इसके बाद आप कितना रिलीफ फील करते हैं। इस चीज़ को प्रैक्टिस कीजिए। 3-4 ऐप्स भी आप डिलीट कर सकते हैं जो कि सोशल मीडिया ऐप्स है। आपको लगता है कि अगर आपने दिन में 3-4 बार उसको ना देखा, 3-4 बार स्टेटस ना लगाए, और ऑन एवरेज आप टाइम देखें कि आप अपना कितना स्पेंड कर रहे हैं। आज सब लोग अपना मोबाइल निकालें, चेक करें कि आपका एवरेज टाइम स्क्रीन टाइम क्या है, और फिर बहुत से डिटेल्स आगे देता है वो स्क्रीन टाइम में रिजल्ट बताता कार्ड है कि दिखाता है आपको पूरा। बिल्कुल सारा रिजल्ट शो करता है कि कौन कौन से ऐप्स आप ज़्यादा यूज़ करें। और ये भी जहन में रखें कि अगर आप ये चीज़ें नहीं करेंगे तो ये लॉन्ग टर्म में आपको बहुत ज़्यादा नुकसान देने वाली चीज़ है, और आप इसके नुकसानात महसूस करें। या फिर अब आप आप ऐसे देखें कि भी होता आज है। के दौर में हम बहुत कॉमनली कहते हैं एंजाइटी बहुत बढ़ गई है, डिप्रेशन, स्ट्रेस, हम मल्टीपल चीज़ों को उसका फैक्टर बनाते जी हैं। और बेशक मल्टीपल चीज़ें उसका फैक्टर हैं, लेकिन मोबाइल का इस्तेमाल, क्योंकि मोबाइल से सिर्फ और सिर्फ आप सोशल मीडिया से कनेक्टेड नहीं है, आप हर बंदे की देख रहे हैं जाके कि उसने क्या पोस्ट लगाई है, Lifestyle उससे दूसरों का। कंपैरिजन कर रहे हैं। एक स्टॉक research- कर रहे हैं आप। एक और रिसर्च आपके साथ शेयर करती हूँ, बड़ी हैरान कुन। ये कहा जाता था कि पिछले दौर में लोगों के लिए चैलेंजेस ज़्यादा थे। बिल्कुल ऐसे लोग फील करते थे कि जैसे कोई शेर आया, जंगल में रहते थे, शेर आया और उससे जो खौफ और टेरर इंसान की बॉडी में पैदा होता था, और उससे जो रेज ब्रेन से रिलीज होती थी खौफ की, वो कितनी शदीद हो सकती हैं आप इमेजिन कर सकते हैं। तो आज ये कहा जा रहा है कि अगर आप किसी वर्क प्लेस पे हैं और आपको एक ईमेल आती है जो कि स्ट्रेंज किस्म की है, या जिसको आपको फौरी तौर पर रिप्लाई करना है, तो उस दौरान भी आपके ब्रेन से जो एक्टिविटी होती है आपकी ब्रेन में, इस सिमिलर वन के आपके सामने शेयर आ जाए और इतना खौफ क्रिएट करे, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इट्स नॉट लाइक दैट। और वही हल है अफाफ जो आपने बताया बड़े बेहतरीन तरीके से, कि फ़ोन स्मार्टफोन है और वो आपको ये भी बता रहे होते हैं कि आपने क्या यूज़ किया है, किस ऐप पे आपने ज़्यादा टाइम गुजारा है। तो थोड़ा सा आप खुद को डी अटैच करें उससे, उसका इस्तेमाल कम कर दें या कुछ दिनों के लिए उसे डिलीट भी कर थेरेपी दें। भी करते हैं, नॉर्दर्न एरियाज में चले जाते हैं जहाँ इंटरनेट नहीं है, मोबाइल नहीं है, और वो अपना पूरा मी टाइम स्पेंड करके आते हैं और वो कहते हैं रीस्टार्ट हो गया ब्रेन, हाँ, जैसे ये सारी चीजें restart चलती हैं, हो गया। हम इस पर फिर भी कभी डिस्कशन और करेंगे। अगर- वक्त हमारा जी, और आफाफ अगर माजरत खत्म हो गया। एक लास्ट टाइम अगर आपको ये महसूस होता है कि आप इसके अंदर बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो चुके हैं, तो CBT थेरेपी जो है दैट इज़ वन ऑफ द बेस्ट थेरेपीज जो कि आपको हेल्प कर सकती है, और आपको थेरेपेटिक इंटरवेंशंस के लिए ज़रूर जाना चाहिए। सही, ठीक हो गया कि आप अपनी थेरेपी के लिए भी ज़रूर जाएं, और जो बिल्कुल सही अपने इवन खाने के वक्त भी, और लोग बस टीवी देख रहे हैं तो भी मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, वो टीवी देखते एंटरटेनमेंट के लिए भी आपको मोबाइल, हर वक्त मोबाइल, इवन खाते वक्त बच्चों को फीड और फिर आपका ये हर कि चीज़ उसका एक नुकसान पता क्या है, अगर आप स्क्रीन देखते हुए खा रहे हैं तो आपको पता नहीं आप कितना खा रहे हैं, आपका चेक नहीं है। और दूसरा जो आफाफ ने बात की है कि आप अगर कहीं टूर पे जाते हैं, कहीं निकलते हैं, तो हमने ये देखा बॉयज में कि कुछ लोग जिन्हें फोन का बहुत ज्यादा क्रेज होता है, एडिक्टेड होते हैं ना, वो उन जो नज़ारे हैं, जो सीनरीज हैं, उन्हें भी इंजॉय नहीं कर रहे होते, वेदर को उन्हें ये होता है कि हमारा फोन क्यों नहीं चल रहा, हमारा इंटरनेट क्यों नहीं चल रहा। हमने तो अभी पिक्चर्स पोस्ट करनी थी, ये नहीं कि आप फोन साइड पर रखें, मोमेंट एंजॉय करें और जनाब आप जाके जो करना है आपने कर लें। तो खैर इससे जनाब एहतियात करते हैं, इसका इस्तेमाल कम करें, सिर्फ जरूरत के तहत इसको इस्तेमाल करें। और इसी मैसेज के साथ हमें दीजिए इजाजत, अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।